ओके, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 को मैं शुरू करने जा रहा हूं आज। और ये एक अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। इंपॉर्टेंट एक्ट क्यों है, इसका रीजन अभी आपको पता चलेगा। क्योंकि मैक्सिमम देखो, दुनिया में जो ज्यादातर लड़ाइयां हैं वो या तो प्रॉपर्टी को लेके है, या तो ईगो को लेके है, या तो अपने रेप्यूटेशन को लेके है, ओके, या फिर जो है कुछ और मैटर्स में हो सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो डिबेट जो है, कॉन्फ्लिक्ट है और फाइट है, वो प्रॉपर्टी को लेके होता है। ओके, और हिंदू सक्सेशन एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो आपकी प्रॉपर्टी के साथ डील करने वाला है। और जहां प्रॉपर्टी की बात होती है वहां पे लड़ाइयों का होना ऑब्वियस है। तो जब लड़ाइयां होंगी तो केसेस भी आएंगे। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट, आप एक ऐसा एक्ट पढ़ेंगे जिसमें बहुत सारे केसेस आते हैं, और इनको सॉल्व करना तभी पॉसिबल है जब आप हिंदू सक्सेशन एक्ट को पूरी तरीके से पहचानते हैं। तो आज मैं पढ़ाता हूं, पहले मैं एक इंट्रोडक्शन देता हूं। मैं पहले 1-2 दिन में आपको पूरा हिंदू सक्सेशन एक्ट समझाऊंगा, फिर मैं एक एक टॉपिक पे एंटर करूंगा। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट द एंटायर हिंदू सक्सेशन एक्ट। मैं 2-3 क्लासेस में पहले मैं पूरे हिंदू सक्सेशन एक्ट के जितने भी टॉपिक हैं, जितना भी मैटर है, वो मैं आपके दिमाग में पहले फिट करने की कोशिश करूंगा। फिर मैं डायरेक्ट और नोट्स के बेसिस पे आपको पढ़ाऊंगा, फिर आपको स्लाइड्स और पॉइंटर्स के बेसिस पे पढ़ाऊंगा, और सारे केस लॉज को फिर मैं इंक्लूड करूंगा। लेकिन पहले नोट्स पढ़ने से पहले, डायरेक्ट पढ़ने से पहले, ओके, सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि भाई कि पूरे स्ट्रक्चर को समझ जाइए। अदरवाइज आप जब डायरेक्ट में जाओगे तो बोलोगे सर ये डायरेक्ट में यहाँ क्या लिखा हुआ है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। तो उस सारे चीजों को सॉल्व तभी कर सकते हैं जब बिना डायरेक्ट को पलटे हुए, हमने डायरेक्ट नहीं देखा है, डायरेक्ट को बिना पलटे हुए अगर हमें पहले ही कमांड हो जाए, और जब उसके बाद डायरेक्ट पे जाते हो तो आपको डायरेक्ट बहुत इजी लगेगा, आपको वो नोट्स बहुत इजी लगेंगे, और आपको लगेगा सर इसमें तो कुछ था ही नहीं। ओके, क्योंकि वो ये फाउंडेशन, देखिए हर चीज की, कोई भी राष्ट्र, कोई भी घर, कुछ भी आप उठा के देखिए, उसका फाउंडेशन अगर स्ट्रांग नहीं है तो उसको कलेप्स होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। और फाउंडेशन पे इसलिए ज्यादा काम करना चाहिए। ओके, तो इसलिए कहते हैं कि इवन इफ आपका जो है लास्ट सेशन आप ले ना पाओ तो भी चलेगा। ओके, ये ध्यान रखिएगा, मैं हर बच्चे को कहता हूं कि लास्ट के कुछ सेशन आप ना ले पाओ, या थोड़ा वीक रह गए, या फिर उतना अटेंशन नहीं दे पाए तो भी चल जाता है। लेकिन अगर स्टार्टिंग के सेशन आप नहीं ले पाओगे, क्यों चल जाता है पता है? क्योंकि वो आप खुद भी कर लोगे, क्योंकि आपका फाउंडेशन बन चुका है। लेकिन स्टार्टिंग के सेशन मिस करना बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है। इसलिए मैं हर बच्चे को कहता हूं कि स्टार्टिंग के कुछ क्लासेस कभी मिस नहीं करना चाहिए। ओके, अब तो ये लाइन पॉसिबल नहीं है कहना, क्योंकि अब तो ऑनलाइन हो गया है, सब कुछ रिकॉर्ड पे है। ये लाइनें हम लोग तब बोलते थे जब ऑफलाइन में हुआ करते थे, तब ये लाइन कहते थे स्टार्टिंग में कि भाई स्टार्टिंग की क्लासेस मिस नहीं करनी है किसी भी हालत में। ओके, अब तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, तो ये स्टेटमेंट अब उतना ज्यादा रेलिवेंट नहीं रह गया। तो ये 6 से 55 इंडियन एविडेंस एक्ट में अब फॉल नहीं कर रहा है। ये सुनो, पहले हुआ करता, ठीक। तो अब हम लोग जो है आज हिंदू सक्सेशन एक्ट को देखने जा रहे हैं। तरीका मैं थोड़ा अलग उठा रहा हूं, मैं एक लाइव एग्जांपल से हिंदू सक्सेशन एक्ट को समझाने की कोशिश करूंगा। आप लोग तैयार रहिए, चैट बॉक्स के साथ रेडी रहिएगा, और जब जब मैं कुछ सवाल पूछूं तो आप अपना एक व्यू देने की कोशिश करो। इससे मुझे उस बच्चे का एक माइंडसेट पता चलता है। देखो, गलत लिखो या सही लिखो, घबराना मत। ओके, क्योंकि आपका मैसेज सिर्फ मैं पढ़ पाऊंगा। ओके, आपका मैसेज, आप क्या लिख रहे हैं सिर्फ मैं पढ़ूंगा, पूरी क्लास को कुछ नहीं पता कि आपने क्या लिखा। ओके, तो इसलिए मुझे जानना जरूरी है, आपके मेंटोर को जानना जरूरी है कि आपके साइकोलॉजी में क्या चलता है। ओके, तो ये बार बार जब आप चैट बॉक्स में लिखते हैं और आपका नाम इधर मेरे लेफ्ट कॉर्नर में रिफ्लेक्ट करता है, और मैं उनको देखता हूं कि भाई कि वो क्या लिख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या डाउट में आ रहे हैं, तो मुझे जानकारी होती है आपकी साइकोलॉजी को रीड करने के लिए। अगर आपका कोच आपकी साइकोलॉजी को नहीं जानता तो आपको विनर नहीं बना सकता है वो। इस बात को याद रखने की कोशिश करिएगा कि आपका कोच कितना ज्यादा आपको जानता है, ये बहुत मायने रखता है। क्यों? क्योंकि वो आपको ट्रेनिंग कैसे देगा। ओके, कल जाके आप एक मेंस आंसर लिखने की कोशिश करेंगे और आपके कोच को ही नहीं पता कि तुम्हारी साइकोलॉजी क्या चलती है, तुम लिखते क्या हो, तुम गलती कहां करते हो, तो मैं तो एक जनरल स्टेटमेंट दे दूंगा, अरे अरे तैयारी करो, मेहनत करो, ओके, हिम्मत रखो। ये सब जनरल लाइन है, यूजलेस लाइन। सर आप मुझे जानते नहीं, तैयारी करो, मेहनत करो, ये करो। यू डोंट नो मी कि मैं किस में परफेक्ट हूं और नहीं हूं, तो आप मुझे गाइड कैसे कर रहे हैं? मुझे एक थ्योरी मैं जानना चाहता हूं। इफ यू डोंट नो मी, हाउ कैन यू गाइड मी? दैट्स द पॉइंट।
इसलिए पार्टिसिपेट करना जरूरी है। मैं बार बार कहता हूं पार्टिसिपेट करो, वरना मुझसे डिस्कनेक्शन हो जाएगा आपका। मैं आपकी साइकोलॉजी पढ़ नहीं पाऊंगा, और अगर मैं आपकी साइकोलॉजी नहीं पढ़ पाया तो मैं आपको उस लक्ष्य तक ले जाने में मुझे बहुत मुश्किल होगी। ओके, तो इसलिए गलत लिखते हो सही लिखते हो, चैट बॉक्स में अगर जवाब देने के लिए कहा जाता है तो प्लीज आंसर करिएगा। ओके, सो ये आपके लिए है और ये मेरे लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, लेट्स प्रोसीड। अब शुरू करते हैं हिंदू लॉ को समझने के लिए, हिंदू सक्सेशन एक्ट को समझने के लिए। एक खबर आई कि ए जो है अब इस दुनिया में नहीं रहा। इस ब्रैकेट का मतलब है कि वो मर गया। हिंदू सक्सेशन एक्ट में पहला थ्योरी सीखिए, इस ब्रैकेट का मतलब है कि अब वो डेड है। ओके, वो मर चुका है। तो एक न्यूज आई कि भाई ए अब इस दुनिया में नहीं है, वो मर गया। तो सवाल उठता है कि इसकी प्रॉपर्टी किसको जाएगी? Who will get the property of Mr. A? Who will get the property of Mr. A? Getting the point? And A, okay, तो क्या लगता है बच्चों, आपका लॉजिक क्या कहता है? Who will get the property? जवाब दीजिए मुझे, चैट बॉक्स ओपन है, कि ए के मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी किसको मिलेगी? तो भाई जवाब आना शुरू हो गया कि लीगल आयर्स। ओके, ए जो है एक डॉग था, ए जो है एक डॉग था, तो क्या उसके लीगल आयर्स को प्रॉपर्टी दोगे आप? आपने पूछा कि ए कौन था जो मर गया, तो पहली गलती हिंदू सक्सेशन एक्ट की, आस्क अ क्वेश्चन कि क्या जो मरा वो एक पर्सन था? पहला क्वेश्चन मैं तुम लोगों को समझाता हूं। जिस भी पर्सन की डेथ हुई है, पहला क्वेश्चन पूछो वेदर ही वॉज अ पर्सन। ओके, तो जवाब आना चाहिए यस ही वॉज अ पर्सन। फिर दूसरा सवाल पूछो कि वो नेचुरल पर्सन था, वो एक नेचुरल पर्सन था या फिर एक लीगल पर्सन था? मतलब सर पर्सन भी दो तरीके के होते हैं। यस, पर्सन भी दो तरीके के होते हैं, कुछ को नेचुरल पर्सन कहा जाता है और कुछ को लीगल पर्सन कहा जाता है। लीगल पर्सन नेचुरल पर्सन की तरह नहीं होता। तो सर लीगल पर्सन कौन होता है? जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो रिलायंस, टाटा, ये सब लीगल पर्सन। ओके, गेटिंग द पॉइंट? दे हैव लीगल पर्सनालिटी। ओके, इनको आर्टिफिशियली पर्सन माना जाता है, इन्हें ज्यूरिस्टिक पर्सन, लीगल पर्सन, ओके, इस कैटेगरी में रखा जा सकता है। तो रिलायंस, टाटा, ये सब लीगल पर्सन हो गए। तो सर लीगल पर्सन बनने के लिए कौन से टेस्ट पास करने होते हैं? सर अगर मैं लीगल पर्सन बनना चाहता हूं तो मुझे कौन कौन से टेस्ट पास करें? आपके घर में जो एक चेयर रखा हुआ है, क्या वो एक लीगल पर्सन है? मेरा ये सवाल उठ गया कि क्या आपके घर में जो एक चेयर रखा हुआ है, क्या वो लीगल पर्सन है? तो आपका जवाब यस और नो कहने से पहले इसको 3 टेस्ट अप्लाई करना होगा। ध्यान से सुनिएगा, लीगल पर्सन बनने के लिए आपको 3 टेस्ट से पास करना होता है। पहला टेस्ट ये पूछो कि इज इट केपेबल टू होल्ड द राइट्स एंड ड्यूटीज? क्या वो आपका चेयर राइट्स प्लस ड्यूटीज होल्ड कर पाने में केपेबल है? पहला सवाल। तो आप लोग अपने चेयर से पूछिए, क्या चेयर का कोई राइट है? तो एक थप्पड़ लगा के देखो अपने चेयर को, क्या वो केस फाइल करने के लिए पहुंच गया है कोर्ट में? नहीं सर, ये तो कुछ नहीं बोल पा रहा है। क्या उसकी कोई ड्यूटी है? कल जाके अगर वो चेयर टूट जाती है, आप बैठे और टूट गई, तो क्या आप चेयर के खिलाफ केस फाइल कर सकते हो कि सर उसकी ड्यूटी थी कि मुझे संभाले और भाई साहब ने मुझे नहीं संभाला, तो मैं तो अब इस चेयर के खिलाफ केस फाइल कर दूंगी या कर दूंगा? तो क्या आपके चेयर की कोई ड्यूटी है? तो जवाब आता है नहीं। लेकिन यही सवाल अगर आप रिलायंस से पूछे, यही सवाल आप अगर रिलायंस कंपनी से पूछे कि भाई तेरे पास कोई राइट्स वगैरह है क्या, तो बोलता है अरे तुम्हें पता नहीं कि मेरे कितने राइट्स है, मैं क्या क्या क्लेम कर सकता हूं, मैं हर चीज क्लेम कर सकता हूं। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी कोई ड्यूटी है? हाँ ड्यूटी बिल्कुल है, जितने कस्टमर्स, जितने लोगों ने मेरे प्रोडक्ट्स को खरीदे हैं या मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया है, उनके प्रति मेरी ड्यूटी है। और अगर मैं तुम अपनी ड्यूटी को नहीं करोगे तो? अरे नहीं करूंगा तो भाई वो केस कर देंगे मेरे खिलाफ। अच्छा, तुम्हारे राइट को कोई ब्रीच कर दे तो क्या तुम उनके खिलाफ केस कर सकते हो? बिल्कुल कर सकता हूं। अगर मेरे राइट्स पे अगर कोई भी इन्फ्रिंज करेगा तो मैं उनके खिलाफ केस कर दूंगा और उनसे जो है पैसे ले लूंगा। अच्छा, मतलब दूसरा टेस्ट ये है कि लीगल पर्सन वो होता है who has the capacity to sue or to be sued. Mark this point. अगर आप में कैपेसिटी है किसी के खिलाफ केस करने की,
और किसी और के पास भी अगर राइट है आपके खिलाफ केस करने की, तो आप एक लीगल पर्सन है। मेक दिस पॉइंट वेरी मच क्लियर। तो अगर कोई आपके खिलाफ केस करने का दम रखता है, और अगर आप किसी के खिलाफ जो है केस करने का दम रखते हैं, टू स्यू और बी स्यूड, तो आप जो है वो लीगल पर्सन की कैटेगरी में आएंगे। सो दूसरा टेस्ट जो है वो याद रखने की कोशिश करिए कि लीगल पर्सनालिटी में यह कैपेसिटी पाई जाती है कि वो किसी के खिलाफ केस कर सकते हैं और आप उनके खिलाफ कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट उठता है कि आप एक सवाल पूछो, क्या अपने चेयर के नाम पे कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हो कि मेरे जो 5 करोड़ रुपए है वो मेरे चेयर को जाएगा। जिंदगी भर इसने मुझे इस कुर्सी पे संभाला, सारी क्लासेस मैंने लाइफ में इसी कुर्सी पे बैठ के लिया है, तो मेरा दिल में इच्छा है कि भाई मैं जो है इसको 5 करोड़ रुपए दे दूं। ओके, तो कैन आई ट्रांसफर 5 करोड़ टू माय चेयर एंड विल दैट चेयर बी एबल टू होल्ड दैट प्रॉपर्टी? क्या वो 5 करोड़ रुपए वो होल्ड कर पाएगा? आप लोगों का लॉजिक क्या कहता है, यस और नो? पहले लॉजिक देखना जरूरी है, लॉ बात की बात। तो बच्चों का जवाब आना शुरू हुआ कि नहीं सर, यू कांट डू दिस, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सर ये पर्सन नहीं है। अच्छा, पर्सन का क्या क्वालिटी होता है? Capable to hold the property in his own name. Mark the point. Capable to hold the property. Capable to hold the property in his own name. In his own name. Getting the point? तो अपनी प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी वो अपने नाम पे होल्ड करने का दम रखता है। क्या रिलायंस कोई प्रॉपर्टी अपने नाम पे होल्ड कर सकता है? क्या रिलायंस के नाम पे कोई प्रॉपर्टी होल्ड की जा सकती है? बिल्कुल सर, रिलायंस के नाम पे बहुत सारी प्रॉपर्टी है। लेकिन क्या टाटा के नाम पे बहुत सारी प्रॉपर्टी है? बिल्कुल सर, टाटा के नाम पे बहुत सारी प्रॉपर्टी है। कैन आई कॉल देम पर्सन? देन योर आंसर विल बी यस सर, दे आर द पर्सन। गेटिंग द पॉइंट? सो रिमेंबर दिस लाइन, बट दे आर लीगल पर्सन। आई रिपीट माई स्टेटमेंट अगेन, दे आर लीगल पर्सन। ओके, तो सर ये नेचुरल पर्सन कौन होता है? देखो, नेचुरल पर्सन होने के लिए आपको बर्थ लेना जरूरी है ह्यूमन बीइंग के थ्रू। तो अब मेरा पहला सवाल है तुम लोगों से कि भाई जब किसी कंपनी की डेथ होती है, हाँ डेफिनेटली आई हैव टोल्ड यू ऑल दिस पॉइंट, ओके, जब किसी कंपनी की डेथ होती है तो क्या हिंदू सक्सेशन एक्ट आके बताएगा कि तुम्हारी प्रॉपर्टी किसको जाएगी? कंपनी की डेथ क्या होती है? वाइंडिंग अप। कंपनी का डेथ का मतलब है बच्चों, कंपनी को क्या किया जाता है? वाइंड अप। ओके, तो इसी को इसको डेथ मान लो। तो क्या किसी लीगल पर्सन के डेथ होने पे, यानी कि लीगल पर्सन जब खत्म होगा, कैन यू अप्लाई हिंदू सक्सेशन एक्ट? दिस इज योर क्वेश्चन। लॉजिक लगा के मुझे जवाब दीजिए, यस और नो इन द चैट बॉक्स प्लीज। सो एवरीबॉडी इज आंसरिंग नो सर, लीगल पर्सन के डेथ होने पे हम हिंदू सक्सेशन एक्ट नहीं लगा सकते। तो भाई तुम्हारा जो भी लॉ है, सर मैं लीगल पर्सन हूं, मैं कंपनी एक्ट से गवर्न होता हूं, तो आप कंपनी एक्ट पे जाइए, वहां पे देखिए ऑफिशियल लिक्विडेटर और ये वो कहानी, हम कुछ नहीं कर सकते। तो वन पॉइंट इज वेरी मच क्लियर, हिंदू सक्सेशन एक्ट विल ओनली अप्लाई इफ देयर इज अ पर्सन एंड दैट पर्सन वाज नेचुरल पर्सन। लीगल पर्सनालिटी के केसेस में आप हिंदू सक्सेशन एक्ट को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। पहला डाउट दूर करिए। गेटिंग द पॉइंट? तो मैं फिर से आप लोगों को यहां पे अगले पॉइंट पे लाना चाहता हूं कि जब भी एक ही डेथ हो जाए, जब भी एक ही डेथ हो, पहला सवाल पूछिए कि क्या वो एक पर्सन था। हिंदू सक्सेशन एक्ट पढ़ाने का तरीका देखिए। पहला सवाल पूछो बच्चों, क्या वो मरने वाला एक पर्सन था? और पर्सन में भी ये पूछो, क्या वो एक नेचुरल पर्सन था? और जवाब या लीगल पर्सन था। अगर जवाब आता है लीगल पर्सन, तो प्लीज याद रखिएगा हिंदू सक्सेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा। और अगर जवाब आता है कि सर नेचुरल पर्सन था, तब हिंदू सक्सेशन एक्ट अप्लाई हो सकता है। अप्लाई होगा ही होगा ये भी जरूरी नहीं है, अप्लाई हो सकता है। मतलब सर अभी भी डाउट है नेचुरल पर्सन होने के बाद भी? ये तो बिगिनिंग है भाई, नेचुरल पर्सन अल्टीमेट टेस्ट थोड़ी है कि नेचुरल पर्सन हो गए तो हिंदू सक्सेशन एक्ट अप्लाई हो जाएगा। सो बी रिलैक्स। सो पहला टेस्ट देखो, लेकिन हाँ ये तो पहला टेस्ट पास करना होगा कि क्या आप एक नेचुरल पर्सन है। उसका जवाब आता है यस। ठीक है, अब मैं दूसरे पॉइंट पे जाता हूं। दूसरे पॉइंट के लिए तैयार रहिए। अब क्या पूछते? चलिए सर पूछ लिया हमने, वो कह भी रहा है कि मैं एक नेचुरल पर्सन हूं, तो सर आप हिंदू सक्सेशन एक्ट अप्लाई कर दें? नहीं नहीं नहीं, अभी रुको।
अब उससे पूछो दूसरा सवाल कि भाई ये बताओ, तुम जब मरे एट द टाइम ऑफ डेथ, ये पॉइंट याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है सक्सेशन को समझने के लिए। एट द टाइम ऑफ डेथ, जिस वक्त आपकी डेथ हुई, आप हिंदू थे, आप मुस्लिम थे, आप क्रिश्चियन थे, आप पारसी थे, या फिर आप कुछ अदर कैटेगरी में फॉल करते थे। गेटिंग द पॉइंट? तो आप क्या थे, ये उनसे आप पूछेंगे कि आप क्या थे भाई। ओके, अगर वो जवाब देता है कि मैं मुस्लिम था जी, मरते वक्त मैं मुस्लिम था, पूरी जिंदगी हिंदू रहा, ध्यान से सुनिएगा, वी आर नॉट कंसर्न कि पूरी लाइफ तुम क्या रहे। हिंदू सक्सेशन एक्ट कहता है कि एट द टाइम ऑफ डेथ, डेथ के वक्त तुम क्या थे, इससे हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है डिसाइड किया जाएगा। तो अगर कोई भी पर्सन कहता है, कोई भी नेचुरल पर्सन कहता है, थ्रू आउट माई लाइफ आई वॉज मुस्लिम बट एट द टाइम ऑफ माई डेथ आई वॉज अ हिंदू, Article 25 to 28 of the Constitution of India gives the right to everyone to convert your religion whenever you desire. Whenever you desire, you can convert your religion into whatever the religion you like. So is it possible that throughout my life I was a Muslim, but at the time of my death I converted myself into Hindu and I died as a Hindu? तो क्या ये possible है कि मैं हिंदू में convert हो जाऊं? तो जवाब होगा yes. Getting the point? जवाब होगा yes sir, you can convert yourself into Hindu, or Hindu can convert into Muslim or Christian or a Parsi, whatever the religion you like. Mark this line. तो सर हिंदू सक्सेशन एक्ट में हम पूरी उसकी लाइफ को देखते हैं या उसकी डेथ को देखते हैं? ओके, मार्क द पॉइंट, वो हिंदू था या नहीं था, इस बारे में पता हमें एट द टाइम ऑफ डेथ करना होगा कि वो मरा किस फॉर्म में है। So if he died as a Muslim, Hindu Succession Act will not apply, क्योंकि हिंदू सक्सेशन एक्ट के नाम में ही हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया है। ओके, सुनते हुए चलिएगा, मैं एक एक पॉइंट को कवर करूंगा। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के नाम में ही हिंदू है, तो भाई ये हिंदू नहीं हो, ये जो है, अगर वो मुस्लिम नहीं है, वो मुस्लिम है, तो फिर हिंदू सक्सेशन एक्ट अप्लाई नहीं हो सकता। सर अगर वो क्रिश्चियन था तो भी अप्लाई नहीं हो सकता, पारसी था तो भी नहीं अप्लाई हो सकता, अदर किसी रिलीजन का था तो भी नहीं अप्लाई। तो मरते वक्त उसका क्या होना जरूरी है, दूसरा सवाल को क्रॉस चेक करो। हिंदू सक्सेशन एक्ट अप्लाई करने से पहले चेक दिस पॉइंट, व्हाट वाज हिज रिलीजन एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। मिस नहीं करेंगे आप इस बात को। ओके, सो मेक दिस पॉइंट वेरी मच क्लियर दैट उसका रिलीजन क्या था। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि हम लोग ये चेक करेंगे कि उस पर्सन का रिलीजन क्या था। ये दूसरा टेस्ट याद रखना है। तो अब सवाल उठ जाता है कि सर हिंदू किसे कहते हैं। ओके, तो मैं इसको डिटेल में पढ़ाता भी हूं, पढ़ाया भी हूं और पढ़ाऊंगा भी। गेटिंग द पॉइंट कि हिंदू किसे कहते हैं। फिलहाल के लिए मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्मूला सिखा देता हूं कि हिंदू किसे कहते हैं। जो कुछ नहीं है वो हिंदू है। रिमेंबर दिस लाइन, if you are from none of any religion, then you are a Hindu. Getting the point? अगर पता नहीं चल रहा है कि आप कौन हैं तो आप हिंदू हैं। सर इस कंट्री में प्रिजम्पशन किस चीज का किया जाता है? एक पर्सन अगर रोड पे चल रहा है और मुझे प्रिजम्पशन करना है कि वो हिंदू है कि मुस्लिम, तो आप याद रखिए कि प्रिजम्पशन किया जाता है हिंदू का। गेटिंग द पॉइंट? तो सर ये तो इंडिया सेक्युलर कंट्री रहा नहीं। गेटिंग द पॉइंट? आप कह रहे हैं प्रिजम्पशन हिंदू का किया जाएगा, तो एक सेक्युलर कंट्री में प्रिजम्पशन हिंदू का क्यों किया जा रहा है? ओके, गेटिंग द पॉइंट? तो आप कहेंगे कि भाई कि ये तो सेक्युलर कंट्री नहीं रहा। देखो, मैं कह रहा हूं प्रिजम्पशन, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फिक्शन। आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड फिक्शन, आई एम यूजिंग द वर्ड प्रिजम्पशन। कैन आई से प्रिजम्पशन कैन बी रिबटेबल ऑल्सो। जो प्रिजम्पशन आप करके बैठे हुए हैं, क्या उसे रिबट करने का मौका दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता? तो आप कहेंगे बिल्कुल दिया जा सकता है। और मेजॉरिटी इस कंट्री की क्या है? अगर 10 लोग हैं तो 10 लोग में इंडिया में मेजॉरिटी, अगर एक ग्रुप उठा लीजिए, इंडिया का एक ग्रुप उठाइए लोगों का, एक पीपल का, मैं आपको भीड़ दे दूं, एक ग्रुप दे दूं और आपसे पूछूं ओके कि ये बताओ कि इस भीड़ में ज्यादातर लोग कौन से होंगे, हिंदू होंगे कि मुस्लिम होंगे? तो आप कहेंगे सर अगर आप उस कंट्री के डेमोग्राफी को जानते हैं, so your answer will be कि sir the majority of the population is a Hindu, so that's why presumption हिंदू का कर दिया जाता है। और इसको कोडिफाई करके सेक्शन 2 में आप लोग देखेंगे कि वहां पे प्रिजम्पशन क्लॉज एक डाला गया है और वो हिंदू माना जाएगा। तो फिलहाल बच्चों अपने दिमाग में एक बाइट रखा, ब्रॉट अप टेस्ट और वो सब हम लोग सीखेंगे। एक क्वेश्चन पूछोगे कि भाई मरते वक्त तुम कौन थे? गेटिंग द पॉइंट?
तो वो हिंदू अगर था तभी हिंदू सक्सेशन एक्ट अप्लाई होगा। चलिए ये सवाल मैं उम्मीद करता हूं आप क्लियर कर लेंगे। अब उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, ए डाइड। मैं सारा पॉइंट सिखाता जा रहा हूं, ध्यान से सुनते हुए चलना। जब ए की डेथ होगी तो आपको एक सवाल और पूछना होगा हिंदू सक्सेशन एक्ट को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए। व्हेन डिड ही डाई, यह सवाल मिस मत करना कि कब उसकी डेथ हुई। यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों सर, ऐसा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हिंदू सक्सेशन एक्ट में ईयर टू ईयर बहुत चेंजेस हैं, तो आपको यह पूछना होगा कि उसकी डेथ कब हुई है। और इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम देता हूं। पूरा हिंदू सक्सेशन एक्ट की जर्नी को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, दिमाग में फिक्स रखना। तो आपको उससे 3 पार्ट में उसके ईयर को पहचानना होगा कि उसकी डेथ कब हुई। पहला सवाल है कि क्या उसकी डेथ 1956 से पहले हुई है। डायग्राम बनाते चलो, पेन पेपर इस्तेमाल करते चले। क्या उसकी डेथ 1956 से पहले हुई है, यह जानना जरूरी है, या फिर 1956 से लेकर 2005 तक में किसी डेट में उसकी डेथ हुई है, या फिर 2005 के बाद उसकी डेथ हुई है। ओके, तो आपको यह पहचानना बहुत जरूरी है कि व्हेन डिड ही डाई। ओके, व्हेन डिड ही डाई। क्यों सर, ये आप क्यों बता रहे हो कि ये 1956 से पहले डेथ हुई है, या 1956 से लेकर 2005 में उसकी डेथ हुई है, या 2005 के बाद उसकी डेथ हुई है? क्योंकि भाई यहां बहुत चेंजेस आए, ध्यान से सुनना। 1956 से पहले एक हिंदू की जब डेथ होती थी, एक हिंदू की जब डेथ होती थी, तो वो जो है वो हिंदू सक्सेशन एक्ट से गवर्न नहीं होता था। अच्छा, तो फिर वो किससे गवर्न होता था सर? वो गवर्न होता था क्लासिकल हिंदू लॉ। ये क्या है सर क्लासिकल हिंदू लॉ? बड़ा सुनने में क्लासिकल म्यूजिक टाइप का लग रहा है। क्लासिकल हिंदू लॉ से गवर्न होता था। और जब 1956 आया तब वो हिंदू सक्सेशन एक्ट से गवर्न होना शुरू हुआ। उससे पहले वो क्लासिकल हिंदू लॉ से गवर्न होता था। सर क्लासिकल हिंदू लॉ ये समझ में नहीं आएगी क्या है? ओके चलो समझाता हूं। देखो, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इंडिया को आप जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड करके देखिए, इंडिया के हिंदुओं को, क्या इंडिया के हिंदुओं को आप टेरिटरी के बेसिस पे बता सकते हैं कि भाई कि बंगाल में हिंदू है, कि बिहार में हिंदू है, केरला में हिंदू है, बंगाल में बेंगलोर में हिंदू है? कैन यू गिव मी कि हिंदू कहां है? ओके, टेरिटरी के बेसिस पे आप बता सकते हैं क्या? कैन यू टेल मी कि कौन से हिंदू कहां होंगे, कौन से हिंदू कहां होंगे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ओके, इज देयर एनीवन इन दिस एंटायर क्लास जो मुझे टेरिटरी के बेसिस पे बता दे कि कौन से हिंदू कहां मिलेंगे? तो अगर वो ब्राह्मण हिंदू है तो कहां मिलेगा? वो वैश्य है, शूद्र है, कहीं पे भी है, तो क्या वो कहां मिलेगा मुझे बता सकते हो टेरिटरी के बेसिस पे? तो जवाब है कि नो सर, वी कांट टेल यू ऑन द बेसिस ऑफ द टेरिटरी, कि हम टेरिटरी के बेसिस पे आपको नहीं बता सकते हैं। ओके, लेकिन यस बताया जा सकता है। गेटिंग द पॉइंट? ध्यान से समझिए, पूरा हिंदुस्तान टेरिटरी के बेसिस पे हिंदू लॉ में 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ध्यान से सुनिएगा, पूरा एंटायर इस कंट्री को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। क्लासिकल हिंदू लॉ पूरे इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, और एक का नाम है मिताक्षरा, एक का नाम है मिताक्षरा। यहां पे SH, अगर आप सही से मैं लिख देता हूं, ध्यान से पढ़िए, मिताक्षरा। So one school is known as Mitākṣarā school. Okay, पूरे इंडिया का एक हिस्सा मिताक्षरा को दिया गया है, और पूरे इंडिया का एक पार्ट जो है वो दयाभागा को चला जाता है। सो दयाभागा एक स्कूल है और एक है मिताक्षरा। आपने अगर इस्लाम में देखा होगा तो इस्लाम में बहुत सारे स्कूल हैं। इस्लाम में बहुत सारे स्कूल हैं। वहां पे आप हनाफी देखते हैं, हनबली देखते हैं, शफई देखते हैं, ओके, मलिकी देखते हैं, मुताजिला देखते हैं। तो इस्लाम में बड़े सारे स्कूल हैं, और इवन 1300 तक आते आते इन्होंने 4 किया, उससे पहले तो 40 थे। गेटिंग द पॉइंट? तो बड़े सारे स्कूल है इस्लाम में। हिंदुइज्म में ऐसा नहीं है। हिंदुइज्म रिलीजन जो है वो पूरे हिंदुस्तान को सिर्फ 2 स्कूल में डिवाइड कर देता है। पूरे इंडिया के टेरिटरी को ओनली 2 स्कूल्स में डिवाइड किया जा सकता है। वन इज द मिताक्षरा, अनदर इज दयाभागा।
तो आपका सवाल होगा कि सर मेजॉरिटी पार्ट कौन से स्कूल को मानता है? मेजॉरिटी पार्ट जो है वो प्लीज मार्क कर लीजिएगा, मिताक्षरा मेजॉरिटी को जो है कवर करता है। सो मेजॉरिटी जो है वो मिताक्षरा के लॉ के अकॉर्डिंगली चलती है, और बंगाल के कुछ एरियाज, जो बंगाल साइड के कुछ एरियाज हैं, वो जो है वो दयाभागा को फॉलो करते हैं। तो सर क्या मिताक्षरा और दयाभागा में कोई डिफरेंस है? गेटिंग द पॉइंट? क्या मिताक्षरा और दयाभागा में डिफरेंस है? अगर डिफरेंस नहीं होता तो हम पढ़ते ही क्यों? सो 100% इनके यहां डिफरेंस है। गेटिंग द पॉइंट? अब मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं, आपको क्या लगता है विमेन को कौन सपोर्ट ज्यादा करेगा? विमेन को सपोर्ट मिताक्षरा ज्यादा करता है या दयाभागा? सो प्लीज रिमेंबर, दयाभागा विल सपोर्ट विमेन मोर। एक पहला फॉर्मूला दे रहा हूं, अभी मैं पढ़ाया नहीं हूं, मैं आपके दिमाग में कुछ बातें डालता चल रहा हूं, ध्यान से रखिएगा। अगर विमेन को ज्यादा पावर आपको चाहिए कि सर विमेन ज्यादा पावरफुल कौन सी, ओके, सो गेटिंग द पॉइंट, सो विमेन को ज्यादा सपोर्ट करने की जो पावर है वो कौन से स्कूल के पास है भाई? दयाभागा के पास विमेन को ज्यादा सपोर्ट करेगा। मेक दिस पॉइंट वेरी मच क्लियर। गेटिंग द पॉइंट? दूसरी बात बच्चों, तुम लोगों ने फादर का नाम सुना होगा, फादर का रिस्पेक्ट, फादर नाम सुने हो कभी? अगर हिंदू सक्सेशन एक्ट पढ़ने में अगर किसी की सबसे ज्यादा बेइज्जती होने वाली है, तैयार रहिएगा, तो आप हिंदू सक्सेशन एक्ट को जब खत्म कर रहे होंगे तो आपके दिमाग में आएगा कि इस इंसान के साथ कितना गलत किया गया है। गेट रेडी फॉर दिस। गेटिंग द पॉइंट? सो रिमेंबर दिस पॉइंट। तो आप याद रखिएगा कि भाई कि इस वुमेन, इस मैन, इस फादर के साथ बड़ी प्रॉब्लम, अभी दिखता हुआ चलेगा आप लोग, तो तैयार रहिएगा। मैंने एक पॉइंट दे दिया है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट इसको प्रॉब्लम में डालेगा, ओके, और इसको बहुत जगहों पे इसके साथ तुम्हें लगेगा कि इनजस्टिस हो रहा है। गेट रेडी फॉर दैट, ठीक है। लेकिन फादर की सबसे ज्यादा कहां चलती है? मिताक्षरा स्कूल में फादर को बहुत वैल्यू दिया जाएगा या दयाभागा में? तो बच्चों याद रखिएगा कि मिताक्षरा में फादर की औकात कुछ भी नहीं है। क्या बात कर रहे हो सर, और कौन से शब्द का इस्तेमाल आपने कर दिया है? औकात शब्द का इस्तेमाल किया है आपने। आप कंसीडर करेंगे दोबारा शब्द को? नहीं करूंगा सर, प्लीज कंसीडर कर लीजिए। नहीं करूंगा, ओके, बिल्कुल सही कहा। अच्छा चलो देखते हैं, ठीक है। सो रिमेंबर दिस पॉइंट, यहां फादर को आपको रिस्पेक्ट देने की जरूरत नहीं है मिताक्षरा में। क्यों? ओके, देखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि फादर सबसे बड़ा रोल प्ले करता है दयाभागा में। मिताक्षरा में फादर का रोल बहुत डाउन है। जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, अगर खानदानी कोई संपत्ति है तो क्या पिताजी की मर्जी पे डिपेंड करता है कि मुझे प्रॉपर्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, या जिस दिन मेरा बर्थ होगा उसी दिन मैं उस प्रॉपर्टी का मालिक बन जाऊंगा। तो मेरे पिताजी चाहे चाहे या ना चाहे, वो मुझे नफरत करते हैं। मैं हीरा ठाकुर हूं, मैं हीरा ठाकुर हूं, मेरा बाप भानु प्रताप मुझसे नफरत करता है। गेटिंग द पॉइंट? तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद रखने की कोशिश करेगा, मैं एकदम लेमैन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि तुम्हारे दिमाग पे वो वर्ड्स छा जाए। अगर आपने सूर्यवंशम देखा होगा और उस पॉइंट पे एक हीरा ठाकुर नाम का एक बेटा है, ओके, और वो हालांकि वो बहुत सम्मान करता है, लेकिन मैं हीरा ठाकुर से कहना चाहता हूं कि अगर वो सम्मान नहीं भी करता अपने पिताजी का तो भी उसे प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता। गेटिंग द पॉइंट? क्यों? क्योंकि मिताक्षरा का रूल है कि आपके फादर के ऊपर जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करती, आपके बर्थ के ऊपर डिपेंड करती है। जिस दिन तुम उस खानदान में पैदा ले लिए, प्रॉपर्टी तुम्हारी हो गई। छोड़ो पैदा लेना, जिस दिन वूम में आ जाएगा वो बच्चा, वॉर्म में आते ही उसका राइट वहां पे जनरेट हो जाता है। अब अगर वो बॉर्न अलाइव हुआ तो प्रॉपर्टी वो डेफिनेटली जो है अक्वायर करेगा ही करेगा। सो मेक दिस पॉइंट वेरी मच क्लियर कि मिताक्षरा में फादर को उतनी वैल्यू नहीं दी गई है। ओके, गेटिंग द पॉइंट? लेकिन यहां पे दयाभागा में फादर का बहुत बड़ा रोल है। तो याद रखिएगा, मैंने 2 पॉइंट्स दिए हैं। वुमेन का मोर सपोर्ट दयाभागा, फादर को मोर सपोर्ट कहां मिलेगा? दयाभागा। ओके, वुमेन को लेस सपोर्ट मिताक्षरा, फादर को लेस सपोर्ट, फादर की वैल्यू डाउन कहां है? मिताक्षरा में। तो ये बेसिक पॉइंट याद रखना ताकि जब सक्सेशन पढ़ो तो बहुत आसानी से आप इन पॉइंट्स को समझ पाए, ठीक है। तो बच्चों अब मैं बता रहा हूं कि 1956 से पहले जब किसी हिंदू की डेथ होती थी,
बिफोर 1956 जब किसी हिंदू की डेथ होती थी तो ये हिंदू क्या हिंदू सक्सेशन एक्ट से गवर्न होता था? आंसर है नो। तो फिर किससे गवर्न होता था? क्लासिकल हिंदू लॉ से गवर्न होता था। और क्लासिकल हिंदू लॉ में कौन सा क्लासिकल हिंदू लॉ? मिताक्षरा की दयाभागा। ये डिपेंड करता था कि तुम किस टेरिटरी के रहने वाले हो। सर मैं तो जो है वो दिल्ली का रहने वाला हूं, सर मैं तो पंजाब का रहने वाला हूं, ओके मैं जो है बंगाल का रहने वाला हूं, असम का रहने वाला हूं, उड़ीसा का रहने वाला हूं, बिहार का रहने वाला हूं। अच्छा, तो हम डिसाइड करेंगे तुम्हारे स्कूल के अकॉर्डिंगली। ओके, क्या ये पॉइंट अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए। आई वुड लाइक टू मूव फर्दर। एक एक पॉइंट में क्लियर कर रहा हूं, एकदम ध्यान से सुनते हुए चलना। और किसी को अगर डाउट है अभी सुनो पहले पूरे ध्यान से, अभी डाउट की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अभी तो पहले सुनना ही है कि भाई कि क्या पॉइंट। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन कि हमने कौन कौन से पॉइंट का इस्तेमाल किया है। आइए अब अगले पॉइंट पे मैं आपको लेके चलता हूं। सर 1956 में फिर क्या हो गया? क्लासिकल हिंदू लॉ को खत्म कर दिया गया कि आज के बाद अब अगर किसी हिंदू की डेथ होती है तो वो क्लासिकल हिंदू लॉ से गवर्न नहीं होगा, वो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 से गवर्न होगा। ओके, रिमेंबर दिस पॉइंट, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 से गवर्न होगा। लेकिन एक बात ध्यान से सुनना, मैं जो कहने जा रहा हूं ये बहुत डेंजरस लाइन। हिंदू सक्सेशन एक्ट ने ये तो कह दिया कि अगर किसी हिंदू की डेथ होगी तो वो हिंदू सक्सेशन एक्ट से गवर्न होगा। तो फिर तुम लोग पूछोगे अच्छा तो बड़े सारे न्यू रूल्स बनाए होंगे आपने, तो बड़े सारे आपने अच्छे अच्छे नियम बनाए होंगे, चलिए आपको पढ़ के बहुत मजा आएगा। तो बोलता चुप 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 चुप, हिंदू सक्सेशन एक्ट से गवर्न तो होगा वो, लेकिन तुम्हें एक जानकारी बताऊं क्या? वही क्लासिकल वाला ही कॉपी मारा है हमने। मतलब आप कुछ नया लेके नहीं आए, थोड़ा बहुत नया लाए, बाकी पूरा क्लासिकल ही फॉलो करा दिए। गेटिंग द पॉइंट? तो इन्होंने क्या किया, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 जब आया तो ऑलमोस्ट इन्होंने पूरा क्लासिकल हिंदू लॉ को ही कॉपी मार के अपने यहां लिख लिया। गेटिंग द पॉइंट? सो आप देखेंगे कि कैसे इसको कॉपी करेगा ये। सो ध्यान से सुनिएगा, भ्रम में ज्यादा मत रहना, ये एक बहुत बड़ा गेम खेलने वाला है तुम लोगों के साथ। अच्छा ये ऐसा क्यों किया तुम? सर ये हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 आया तो इसको पूरा क्लासिकल को खत्म करके एक नया पूरा कॉन्सेप्ट दे देना चाहिए था। बोला नहीं 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 नहीं, अभी अभी देश आजाद हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन कब आया भाई? 1950 में। गेटिंग द पॉइंट? अभी अभी गुलामी से निकले हैं और अचानक मैं उनके रिलीजन वाले पार्ट पे, प्रॉपर्टी वाले पार्ट पे अटैक कर दूंगा तो तुमको उम्मीद है कि मैं टिक पाऊंगा? जनता विद्रोह नहीं करेगी मेरे खिलाफ? हाँ यार विद्रोह तो कर देगी तुम्हारे खिलाफ, तो रहूंगा मैं एग्जिस्टेंस में? नहीं, तो तुम्हारा रहना तो बड़ा मुश्किल है। तो पहले बच्चों अगर किसी ट्रेन में आपको सीट चाहिए तो जाते ही उसको साइड करके सीधे बैठ जाते हो, या क्या कहते हो कि भाई साहब थोड़ा सा प्लीज, थोड़ा सा, ओके वो थोड़ा सा करते हो, फिर अपना हाथ रखते हो, पहले पैर रखते हो, फिर थोड़ा सा वहां पे साइड में खिसक के बैठा जाते हो, फिर उसको थोड़ा और खिसकाते हो, थोड़ा और खिसकाते हो, और जब रात होती है और उसी में आप साइड में लेट जाते हो, और जब रात और हो जाती है तो उसको लात मार के बाहर कर देते हो और पूरे सीट पे आप सो रहे होते हो। डिट्टो ट्रेन के उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हिंदू सक्सेशन एक्ट ने किया। ध्यान से सुनिएगा, क्लासिकल हिंदू लॉ से कहा अरे अरे आपको खत्म कहां कर रहे हैं, आपको एंट्री दे रहे हैं, प्लीज आप ऐसा मत सोचिए कि मैं आपको कुछ भी टच कर रहा हूं। ठीक है सर, ये आपके सारे रूल्स चलेंगे, थोड़ा सा सर एक दो मेरे रूल्स लगा दो। हाँ हाँ, एक दो रूल्स अपने चला लो, तो थोड़ा सा बैठ गया। गेटिंग द पॉइंट? और टाइम टाइम पे इसमें चेंजेस होता रहा, और 2005 में आया और पूरी तरीके से लात मार के उसको नीचे ठेल दिया और खुद बैठ गया कि आज के बाद खत्म करो क्लासिकल हिंदू लॉ, पूरा हमारा रूल चलेगा। तो 2005 में पूरी तरीके से उसको उस सीट से बाहर फेंक दिया जाएगा और हिंदू सक्सेशन एक्ट पूरी एंट्री कर लेगा, क्योंकि अब हिंदुस्तान चेंज हो चुका है। ओके, आदत चेंज की पड़ चुकी है तुम लोगों को। गेटिंग द पॉइंट? तो हिस्ट्री को थोड़ा ऑब्जर्व जरूर करिएगा सक्सेशन एक्ट को पढ़ने में कि सक्सेशन एक्ट बिहेव कैसे करता है। ओके, उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ पा रहे हो। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में आया तो क्लासिकल हिंदू लॉ के मैक्सिमम थिंग्स को फॉलो करा दिया। गेटिंग द पॉइंट? लेकिन थोड़े अपने रूल्स भी दे दिए। ध्यान से सुनिएगा, क्लासिकल हिंदू लॉ के मैक्सिमम को क्लासिकल का उठा लिया और कुछ अपने रूल्स भी दे दिए। बोला ठीक है भाई, सो भी ये रूल्स भी उनसे बहुत हद तक मिलते जुलते थे, थोड़े थोड़े चेंजेस थे। ठीक है, लेकिन 2005 में अपनी मेजॉरिटी बना ली और क्लासिकल हिंदू लॉ को एकदम डाउन कर दिया कि भाई अब आप नहीं, अब हम। गेटिंग द पॉइंट? जर्नी मस्ट बी रिमेंबर्ड। तो बच्चों क्या जब हालात ऐसे रहे हैं तो मरने वाले का ईयर पूछना जरूरी है कि नहीं? अब तुम लोग बताओ,
जब हिंदू लॉ का डेवलपमेंट ऐसा रहा है तो क्या यह जानना जरूरी नहीं है कि वो मरा कब है? मैं आपसे पूछता हूं ये सवाल, डू आई नीड टू आस्क व्हेन डिड यू डाई? If he says before 1956, the rules will be different. If he says, sir, I died in 1998, the rules will be different. If he says, sir, I died in 2009, okay, the rules will be different. The person died in 2021, rules will be different. Okay, point to be noted, बिना ईयर के हिंदू सक्सेशन एक्ट में कभी जंप नहीं करोगे। मरने वाले का डेट पता करो कि कब मरा था। ओके, अगर ये पता नहीं होगा तो ब्लंडर करके बैठोगे। ओके, तो 3 अभी जितने पॉइंट्स बताता जा रहा हूं, सुनते हुए चलना। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या बेसिक पॉइंट जितना मैंने बताया ये सबको आपको क्लियर है? इसके रूल्स बहुत सारे हैं, अभी सिर्फ एक बेसिक फाउंडेशन दे रहा हूं, डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा। पहले समझ लो कि हो क्या रहा है यहाँ पे, तब वो डिटेल समझ में आएगा कि क्या बोल रहा हूं मैं। ओके, अदरवाइज वहां डिटेल में मैं सीधा अभी अगर जंप कर दूं, डायरेक्ट ओपन कर दूं, तो आपके दिमाग से ऐसा ऊपर से जाएगा सक्सेशन कि आप जिंदगी भर सक्सेशन को उठाने का दम नहीं रखेंगे। लेकिन अगर मैंने फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर दिया और फिर सक्सेशन ओपन किया, मैं दावा करता हूं कि एक एक बच्चा ये कहेगा कि सर आई हैव अ मास्टरी ओवर सक्सेशन। ओके, ध्यान से सुनते हुए चलिए। ठीक है सर, चलिए आपकी ये बात भी मान लेते हैं कि ये भी पूछ लेते हैं कि तुम मरे कब थे। ओके, ये भी पूछना जरूरी है। अब आगे मैं बढ़ना चाहूंगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है सर, चलिए ये पूछ ले। और कुछ पूछना है सर? हाँ भाई, और पूछना है। ठीक है, ए डाइड, जब ए की डेथ होती है तो पूछो एक और सवाल। क्या सवाल पूछना है सर? पूछो कि तुम मेल हो या फीमेल। अच्छा, ये भी पूछना जरूरी है? यस। क्यों सर, ऐसा क्यों पूछना जरूरी कि वो मेल था कि फीमेल था? बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, क्योंकि अगर मेल था तो इसका जो सक्सेशन का रूल है वो एंटायरली डिफरेंट है। एंटायरली वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं, एंटायरली डिफरेंट है मेल का सक्सेशन का रूल। और सर अगर वो फीमेल था तो फीमेल का पूरा सक्सेशन का रूल एंटायरली डिफरेंट है। तो बच्चों, सिर्फ ए लिखा हुआ है तो तुम्हें यही नहीं पता कि ए जो है, तुम्हारे क्वेश्चन में ए लिख दिया जाए, ए डाइड इन 1956 और ए डाइड इन 1998, लिविंग बिहाइंड। ओके, दीज पीपल, one son, one daughter, decide the property, divide the property according to Hindu Succession Act। तो आप कहोगे सर सीधे आपके दिमाग में आएगा कि पता नहीं क्या लिख दोगे। तो याद रखो कि वहां पे पहले बताना होगा, इफ ए वाज मेल, आपको बताना पड़ेगा कंडीशन नंबर 1, इफ ए वाज मेल देन दीज पीपल विल गेट द प्रॉपर्टी लाइक दिस, एंड इफ ए वाज फीमेल द प्रॉपर्टी विल गो अकॉर्डिंग टू दिस। गेटिंग द पॉइंट? तो याद रखिएगा कि मेल और फीमेल में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है हिंदू सक्सेशन एक्ट में। इज दिस पॉइंट क्लियर? क्या नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया है कि हमें यह पूछना होगा कि वो मेल था या फीमेल था? ओके, ठीक। सो नेक्स्ट पॉइंट, अब अगला क्वेश्चन है। देखो बच्चों, जब भी कोई पर्सन अगर मरता है, सक्सेशन कब आएगा? कैन यू थिंक अबाउट सक्सेशन विदाउट प्रॉपर्टी? मैं आप लोगों से एक छोटा सा लॉजिकल सवाल पूछना चाहता हूं। ए मर गया, उसके पीछे कुछ नहीं है, जीरो। ओके, कुछ नहीं। ओके, इवन ही डाइड नेकेड, नेकेड मरा है, कुछ भी नहीं अपने पीछे है उसका। गेटिंग द पॉइंट? तो क्या इस सिचुएशन में कैन यू अप्लाई हिंदू सक्सेशन एक्ट टू डिसाइड हु विल गेट द प्रॉपर्टी, हाउ मच शेयर विल शी गेट? ओके, और ये वो दिस दैट, कैन यू अप्लाई सक्सेशन? ओके, क्या सक्सेशन अप्लाई करके करोगे क्या? तो आप कहेंगे सर अगर प्रॉपर्टी ही नहीं है तो फिर सवाल क्या? कुछ भी चाहिए सर, 1 रुपया भी छोड़ के गया है तो सक्सेशन को लाने में हमें दिक्कत नहीं। Getting the point? So take care of this point. लेकिन प्रॉपर्टी अपने पीछे जब वो कोई भी इंसान, देखिए याद रखिएगा, पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई भी इंसान की डेथ होती है, whosoever dies, he will always leave only 2 types of property। मैं कहना चाहता हूं कि प्रॉपर्टी सिर्फ 2 कैटेगरी में रखी जा सकती है। हिंदू सक्सेशन एक्ट में प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ 2 कैटेगरी में हो सकती है। अच्छा सर, ऐसा लिखिए सर, क्या लिखना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूं या तो प्रॉपर्टी सेपरेट होगी, या तो प्रॉपर्टी जो है वो सेपरेट होगी, या तो प्रॉपर्टी जो है वो एंसेस्ट्रल हो सकती है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मतलब ओके, मतलब जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। सो मैं कहना चाहता हूं कि whosoever dies in this country, he will leave either separate property or ancestral property। कैन यू एनीबडी, क्या थर्ड कैटेगरी यहां पूरे हिंदुस्तान में, क्या इस क्लास में बैठा हुआ कोई बच्चा मुझे प्रॉपर्टी का थर्ड कैटेगरी बता सकता है? ओके, कैन यू गेट एनी आइडिया अबाउट द थर्ड कैटेगरी? क्या आप लोगों के दिमाग में कोई भी थर्ड कैटेगरी आ रहा है?
कोई भी स्टूडेंट जिसके दिमाग में एक और कैटेगरी आ रहा है कि सर एक थर्ड कैटेगरी भी हो सकता है, will it be possible to think about the third category? Okay, then everybody is replying in the chat box, no sir. या तो मरने के बाद अपने पीछे सेपरेट प्रॉपर्टी छोड़ के गया है, या तो एंसेस्ट्रल, तीसरी कोई कैटेगरी हो ही नहीं सकती, या दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन छोड़ के जा सकता है। कुछ उसका सेपरेट है, कुछ उसकी एंसेस्ट्रल है, लेकिन सेपरेट और एंसेस्ट्रल में ही होगी बात। क्या थर्ड कोई भी कैटेगरी आप सोच सकते हैं? नहीं सर, पॉसिबल नहीं है। तो याद रखना बच्चों कि सिर्फ सेपरेट या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कोई भी पर्सन अपने पीछे छोड़ के जा सकता है, तीसरी कोई कैटेगरी नहीं। तो सर आप बताइए, तो सर ये जानना क्यों जरूरी है कि सेपरेट है कि एंसेस्ट्रल है? बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों सर? क्योंकि ध्यान से सुनो, क्योंकि जो सेपरेट प्रॉपर्टी के सक्सेशन का रूल है ये पूरा डिफरेंट होता है, और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के जो सक्सेशन का रूल है वो एंटायरली डिफरेंट होता है। अच्छा, इसके लिए पूरे तरीके से डिफरेंट रूल्स हैं। अगर कोई भी पर्सन की डेथ होती है और वो मर जाता है और अपने पीछे सेपरेट प्रॉपर्टी छोड़ के जाता है, तो सेपरेट प्रॉपर्टी के लिए हिंदू सक्सेशन एक्ट डिफरेंट रूल्स देगा। और सर अगर एंसेस्ट्रल है तो एंसेस्ट्रल के लिए तो एंटायरली डिफरेंट है, इनके रूल्स तो पूरी तरीके से ही एकदम ही अलग है। गेटिंग द पॉइंट? सो याद रखिएगा, एंसेस्ट्रल के लिए अलग सक्सेशन का रूल है, सेपरेट के लिए अलग। सर मान लीजिए कि कोई प्रॉपर्टी ऐसा है कि जो एंसेस्ट्रल प्लस सेपरेट दोनों छोड़ के गया है, तो सर आप कौन सा रूल लगाओगे? तो याद रखिएगा, उस सिचुएशन में सेपरेट वाला जो है वो सेपरेट वाले रूल से फॉलो होंगे और एंसेस्ट्रल से। चलिए सर एक सिचुएशन और आपको देते हैं। तो भाई एंसेस्ट्रल वाले प्रॉपर्टी को एंसेस्ट्रल वाले रूल से हम डिसाइड करेंगे और सेपरेट वाले को सेपरेट से। लेकिन सर ये तो तब कर पाओगे ना जब सेपरेबल इन नेचर हो, कि सर आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कि एंसेस्ट्रल है कि सेपरेट। सर अगर ऐसे हालात आ गए कि सेपरेट प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में ऐसे मिक्स्ड हो गई है कि पता ही नहीं चल रहा है कि क्या सेपरेट क्या एंसेस्ट्रल, तो कौन सा रूल लगाओगे? ओके, अगर मैं ये पता ही नहीं कर पा रहा हूं कि कौन सी सेपरेट प्रॉपर्टी है और कौन सी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तो कौन सा रूल लगाओगे? तो याद रखिए कि खानदान फिर जीत जाता है, खानदानी संपत्ति जो है ना फिर जीत जाती है। तो उसमें याद रखिए कि अगर कॉम्बिनेशन, अगर ब्लेंडिंग ऐसा हो गया है कि सेपरेट लॉस्ट कर चुका है अपनी आइडेंटिटी, तो द प्रॉपर्टी विल बी ट्रीटेड एज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। मेक दिस पॉइंट वेरी मच क्लियर। सीआरपीसी में तुम लोगों ने एक कहावत, एक जो है स्टेटमेंट सुना होगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस प्लस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस इज इक्वल टू, कॉग्निजेबल ऑफेंस प्लस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस इज इक्वल टू कॉग्निजेबल ऑफेंस। ओके, तो आप लेंगे सर कॉग्निजेबल, यानी कि बड़े वाला, ज्यादा पावरफुल वाले को वैल्यू दिया जाता है। गेटिंग द पॉइंट? चलो तुम लोगों ने सीपीसी में भी एक कहानी सुना होगा, सिविल प्लस नॉन सिविल इज इक्वल टू सिविल, और अगर उसके साथ कोई सप्लीमेंट्री नॉन सिविल चीजें जुड़ जाती है तो क्या कहते हैं? तो कहते हैं सर सिविल प्लस नॉन सिविल इज इक्वल टू सिविल। गेटिंग द पॉइंट? तो सिविल प्लस नॉन सिविल इज इक्वल टू सिविल। गेटिंग द पॉइंट? लेकिन याद रखिएगा, लेकिन एविडेंस एक्ट उल्टा चलता है। ध्यान से सुनिएगा, एविडेंस एक्ट उल्टा चलता है। एविडेंस एक्ट में अगर कहोगे कि रेलिवेंट प्लस इररेलेवेंट इज इक्वल टू, रेलिवेंट प्लस इररेलेवेंट इज इक्वल टू, तो ये बोलेगा कि भाई सेपरेट हो सकता है क्या? तो आप बोलो नहीं नहीं सेपरेट नहीं हो सकता, ये दोनों का प्लस है, इनसेपरेबल है, तो उसमें रेलिवेंट भी है इररेलेवेंट भी है। तो रेलिवेंट प्लस इररेलेवेंट इज इक्वल टू, एविडेंस एक्ट क्या कहता है, रेलिवेंट या इररेलेवेंट? ओके, याद रखिएगा, एविडेंस एक्ट कहता है ना ना इररेलेवेंट हटाओ। ओके, वो हटा देगा, उसको एंट्री नहीं देगा। गेटिंग द पॉइंट? तो सीपीसी, सीआरपीसी ओके एक लाइन पे चलते हैं, लेकिन एविडेंस शेर की तरह है, वो अकेला एक अलग तरीके से चलता है। गेटिंग द पॉइंट? और उनकी एंट्री को वो हटा देगा। सो टेक केयर ऑफ दिस पॉइंट कि वहां पे सेपरेबल है तो ठीक है, रेलेवेंट को रख लीजिए, इररेलेवेंट को हटा दीजिए। लेकिन अगर वो सेपरेट नहीं हो सकता है तो उस कंडीशन में एंटायर को इररेलेवेंट मान के एक्सक्लूड कर दिया जाता है। गेटिंग द पॉइंट? हाँ, जैसे अब टीपीए का भी एक दिशा ने एग्जांपल दिया कि सर मूवेबल प्लस इमूवेबल इज इक्वल टू, अगर इमूवेबल के साथ मूवेबल ऐसे अटैच हो गया है कि अब सेपरेट नहीं किया जा सकता, तो क्या मानोगे? तो इमूवेबल मानते हो ना? ये सुनो, क्या टीपीए भी अगर आपने पढ़ा होगा तो याद रखिए मैंने सारे एक्ट्स को तुम्हारे सामने रखने की कोशिश की। गेटिंग द पॉइंट? सो टेक केयर। तो बच्चों ये बताओ कि एंसेस्ट्रल प्लस सेपरेट इज इक्वल टू, तो आप कहेंगे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मानी जाएगी सर, और एंसेस्ट्रल के रूल्स लगा दीजिए इसमें। ये सुनो, सो प्लीज रिमेंबर दिस इज द नेक्स्ट पार्ट
कि मरने वाला अपने पीछे कौन सी संपत्ति, कौन सी प्रॉपर्टी छोड़ के गया था, यह सवाल पूछना बहुत जरूरी है। ओके, अगर वो सेपरेट प्रॉपर्टी अपने बिहाइंड छोड़ के गया है तो सेपरेट प्रॉपर्टी के लिए सक्सेशन के रूल्स अलग होंगे, और अगर वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अपने पीछे छोड़ के गया है तो उसके लिए रूल्स अलग होंगे। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब क्या होता है सेपरेट और एंसेस्ट्रल, ये पढ़ने पे पता चलेगा, लेकिन फिलहाल मैंने आपको बेस समझा दिया है कि ये क्वेश्चन मिस नहीं करना है। और अगर मिस करके सीधे आंसर लिखने लग गए, ए डाइड लिविंग बिहाइंड 100 करोड़, ए डाइड लिविंग बिहाइंड 100 करोड़ डिवाइड अमंग द आयर्स, तो आप कहेंगे अच्छा 100 करोड़ ये अरे भाई पहले जानो ये 100 करोड़ का नेचर क्या है। ये डाइड लिविंग बिहाइंड 100 करोड़ सेपरेट प्रॉपर्टी है या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है? सर ये कैसे पता चलता है? ये हिंदू सक्सेशन एक्ट को पढ़ने से पता चलेगा कि, और मैं आपको इजीएस्ट फॉर्मूला बताता चलूंगा, डॉक्ट्राइन ऑफ ब्लेंडिंग एंड ऑल कि कैसे हम पता करते हैं ओके कि वो सेपरेट प्रॉपर्टी है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। फोकस बना के रखिएगा। ओके, सो टेक केयर ऑफ दिस पॉइंट कि आपने कहा कि ठीक है सर चलिए वो तो हम देख लेंगे कि सेपरेट है कि एंसेस्ट्रल। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आगे पॉइंट पे मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूं अगला क्वेश्चन। सर और भी क्वेश्चन पूछने? यस, अभी एक क्वेश्चन और पूछना है। क्या पूछना है? ए डाइड लिविंग बिहाइंड सम प्रॉपर्टी मे बी एंसेस्ट्रल और द सेपरेट व्हाटसोएवर। ओके, कोई भी प्रॉपर्टी अपने पीछे छोड़ के जा सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये ए जब जिंदा था तो वो विल बना सकता है? मैं आपसे बेसिक तौर पे एक सवाल जानना चाहता हूं। ये जो है जब जिंदा था तो कहता है यार मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी ना जो है रामू को जाएगी। Whenever I die, my property will go to Ramu, not राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। इन चारों को किसी को नहीं जाएगी। ये दशरथ है, ये मर रहे हैं, कह रहे हैं मेरी प्रॉपर्टी जो है रामू को जाएगी। Can he make a will? Then you all want to say yes sir, he can make a will. Okay, ठीक है ठीक है। दूसरा पॉइंट ये बताओ, can he die without making a will? Can he die without making a will? यानी कि बिना टेस्टामेंट के भी क्या इसकी डेथ हो सकती है? Okay, what would you like to say? Then you all want to say yes sir, he can die even without making a will. बिना विल बनाए हुए भी इसकी मौत हो सकती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में। अगला पॉइंट उठता है कि बच्चों याद रखना कि सक्सेशन तब लगाया जाता है इफ ही डाइड बाय मेकिंग अ विल। सारी प्रॉपर्टी उसने विल में किसी को दे दी, तो क्या आप इस पे सक्सेशन के रूल्स लगा के प्रॉपर्टी डिवाइड कर पाओगे? नो। जवाब है सर जब प्रॉपर्टी विल में दे दी तो फिर हमारे पास बचा क्या? हम सक्सेशन किस बेसिस पे लगाएं? तो एक अगला रूल याद रखना कि रूल्स ऑफ सक्सेशन तभी अप्लाई किया जाता है व्हेन ए डाइज इंटेस्टेट। अगर उसकी डेथ इंटेस्टेट हो। इंटेस्टेट क्या होता है सर? डाइड विदाउट मेकिंग अ विल। बिना टेस्टामेंट के अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में उसको इंटेस्टेट कहते हैं कि ही डाइड इंटेस्टेट। तो सर अगर इंटेस्टेट है तो क्या सक्सेशन लगाया जाएगा? तो फॉर्मूला याद रखिए, इंटेस्टेट इज इक्वल टू सक्सेशन। अगर उसकी डेथ इंटेस्टेट हुई है ओके यानी कि विदाउट मेकिंग अ विल हुई है तो रूल्स ऑफ सक्सेशन विल बी अप्लाइड। बट सर इफ ही डाइज इफ ही डाइड after making a will, then please don't apply these rules of succession. His property will devolve according to the will. Yes or no? Then we have to see the probate proceeding. फिर इस will का कौन सा proceeding कराया जाता है? probate proceeding वगैरह देखेंगे और वहां से इस will की genuinity चेक करेंगे और इस तरीके से जो है ये will के accordingly वो property दे दिया जाएगा। फिर ये succession वाले जो rules हैं वो वहां पे अप्लाई नहीं करोगे। Is this point clear to all of you? Okay. अच्छा बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि 50% प्रॉपर्टी उसने विल में दे दी। तुम लोग जवाब देना कि क्या जवाब देता हो। 50% प्रॉपर्टी उसने विल में दे दिया, किसी को, रामू को दे दिया, और 50% प्रॉपर्टी का उसने विल नहीं बनाया। He did not make any will of the 50% property. So can you say now the entire property will go to Ramu? Then the answer is no. So this 50% में मैं क्या सक्सेशन लगा सकता हूं? आप लोग लॉजिक लगा के मुझे yes और no में जवाब दीजिए। जो 50% रिमेनिंग प्रॉपर्टी है, कैन आई अप्लाई सक्सेशन ऑन इट? ओके, क्या मैं उस 50% जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी है उसमें मैं सक्सेशन लगा सकता हूं? देन द आंसर इज यस सर। 50% में अगर विल पे नहीं गया है तो 50% में आप सक्सेशन लगा दीजिए। गेटिंग द पॉइंट? सो याद रखने की कोशिश करेंगे कि कब सक्सेशन अप्लाई किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आप जरूर पूछेंगे। डिड यू डाई बाय मेकिंग अ विल? मुर्दे से एक सवाल पूछो,
द पर्सन हु इज डिसीज्ड प्रोपोसिटस से एक सवाल पूछा जाता है, डिड यू मेक एनी विल थ्रू आउट योर लाइफ, ओके, और इन योर लाइफ डिड यू मेक एनी विल? इफ ही सेज यस आई मेड अ विल देन आई डाइड, ओके ओके, थैंक यू वेरी मच अंकल, अब मैं विल के अकॉर्डिंगली आपका प्रॉपर्टी डिवाइड करूंगी या करूंगा, यस और नो? रिमेंबर दिस पॉइंट। सो याद रखने की कोशिश करें कि भाई कि यहां पे इस तरीके से ये पॉइंट लिखा गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये सवाल भी जरूर पूछेंगे कि भाई आप विल बना के तो नहीं गए, ये सुनो, रिमेंबर दिस लाइन। अब अगला पॉइंट बच्चों याद रखना, अब मैं तुम लोगों से दो चॉइस देता हूं। ए डाइड, ध्यान से सुनना, अब ये सवाल को भी ध्यान से सुनो। ए डाइड लिविंग बिहाइंड 10,000 रुपीज, ध्यान से सुनो तुम लोग, ए मर गया 10,000 रुपए पीछे छोड़ के, ठीक है। विल में उसने किसी को 3,000 रुपीज ही हैज गिवन टू समवन अकॉर्डिंग टू द विल, अपने विल में उसने 3,000 किसी को दे रखा है, और उसका बिजली बिल जो है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो जो है वो 12,000 रुपए बाकी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल उसका जो पे करना है उसको, लेकिन पे करने से पहले मर गया। गेटिंग द पॉइंट? और इसके दो बेटे हैं, S1 और S2, ओके। ये कहते हैं कि प्रॉपर्टी हमें दी जाए हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंगली। बताइए S1 और S2 को आप कितनी प्रॉपर्टी देंगे? लॉजिक लगा के बताइएगा, सिंपल सा लॉजिक, ओके। मैं क्या क्रिएट कर रहा हूं आपके दिमाग में भी पता चल जाएगा। मुझे बताइए S1 और S2 को कितनी प्रॉपर्टी दोगे? 0 दोगे? 9,000 में इनको 4.5 4.5 दे दोगे, या फिर इन्हें 0 दोगे? ओके, गिव मी दिस आंसर। क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्या देना चाहते हो? ओके, तो भाई कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर 3.5, कोई कह रहा है 4.5, कोई कह रहा है कि 3,500, कोई कह रहा है 3.5, कोई कह रहे हैं 0। ओके, अब सक्सेशन का अगला रूल सीखो। जितने लोग कंफ्यूज्ड हुए हैं, कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। सक्सेशन में प्रॉपर्टी जब जाती है, ध्यान से सुनना, सक्सेशन में जब प्रॉपर्टी किसी को मिलती है तो फर्स्ट गो में, फर्स्ट रूल सक्सेशन नहीं है। सक्सेशन इज नॉट द फर्स्ट रूल। मतलब सर क्या कहना चाहते हो? भाई फर्स्ट रूल में सक्सेशन अप्लाई नहीं किया जाता। सबसे पहले उसके डेट्स चेक किए जाते हैं कि भाई साहब आप मरे, किसी का पैसा तो लेके नहीं गए हो इस दुनिया से। ओके, बच्चे आपके इंतजार कर रहे हैं, बच्चे के पास सीधे प्रॉपर्टी नहीं जाएगी, ध्यान से सुनिएगा। ओके, सबसे पहले जो है आप क्या चेक करेंगे? डेट्स, कि कोई पैसे किसी के बाकी तो नहीं है। गेटिंग द पॉइंट? अगर कोई पैसा वहां पे बाकी है तो वो पैसा पहले पे किया जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? तो कोई भी रिश्तेदार को सक्सेशन में या विल में कोई भी प्रॉपर्टी देने से पहले, चाहे विल में देना चाहते हो या सक्सेशन में देना चाहते हो, किसी में भी प्रॉपर्टी कहीं भी जाने से पहले गवर्नमेंट के जो डेट्स हैं, ओके, क्रेडिटर्स के जो डेट्स हैं वो पहले पे किए जाते हैं। उसके बाद अगर कुछ बचा, ओके, तो उस कंडीशन में विल में पे किया जाएगा, विल में उसके बाद पे किया जाएगा। और विल में भी देने के बाद अगर कुछ बचा तब तो सक्सेशन में प्रॉपर्टी जाएगी। सक्सेशन लास्ट स्टेप होता है प्रॉपर्टी का, ये दिमाग में फिक्स कर लो, गलती मत कर लेना सक्सेशन सॉल्व करने के दौरान। तो तुम्हें सवाल दे दिया जाएगा कि भाई 2 लाख रुपए का बिल बाकी है उसका और ये है वो है, तुम सीधे जो है 1 करोड़ रुपए को सक्सेशन में लगा दोगे। नो नो नो। अब बताओ इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली सबसे पहले क्या पे किया जाएगा? ओके, मैं तुम लोगों से अब लॉजिक पूछता हूं। लॉ बता दिया है, लॉजिक बताओ। तो बिल्कुल सही जवाब दिया है कि सर सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी बिल जो एक डेट के फॉर्म में है उसे पे किया जाएगा। सर टोटल प्रॉपर्टी है 10,000 रुपीज, इलेक्ट्रिसिटी बिल है 12,000 रुपीज। क्या यहां पे इस विल वाले को और ये सक्सेशन वालों को कुछ मिलेगा? Will they get anything after paying? यहां पे भी 2,000 रुपए बाकी रह गए बेचारे, इसका 2,000 इलेक्ट्रिसिटी का नुकसान हो गया। ओके, 10 तो इन्हीं को देना, इसके 12 चाहिए, आप 10 ही दे पा रहे हो। ओके, चलो ये 2,000 का नुकसान झेल लिया कि भाई चलो अब कोई है ही नहीं तो किससे लूं। ओके, लेकिन अब सारी प्रॉपर्टी तो इलेक्ट्रिसिटी बिल में चली जाएगी। क्या इसे विल में कुछ मिलेगा? ओके, विल दिस पर्सन गेट एनीथिंग अकॉर्डिंग टू द विल? वो बोलेगा कि 3,000 मुझे दे दो। नो नो नो, आपका नंबर बाद में आएगा, पहले डेट। गेटिंग द पॉइंट? डेट और फ्यूनरल एक्सपेंसेस वगैरह ये पहले निकालने के बाद जो बचता है, जो नेट प्रॉपर्टी बचती है, तो बच्चों मार्क करिए, द नेट प्रॉपर्टी विल गो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ सक्सेशन। नेट प्रॉपर्टी
तो सबको पे करने के बाद जो बचता है वो जो है वो रूल्स ऑफ सक्सेशन है। इसलिए कभी कभी सक्सेशन मदर की तरह होती है, मदर की तरह सबको खिलाने के बाद अगर कुछ बचता है तब वो खाती है। गेटिंग द पॉइंट? तो याद रखिएगा कि सक्सेशन इज लाइक अ मदर, ओके। और यहां पे सबको देने के बाद जो अगर कुछ बच जाएगा तब वो यूज करेगी, वरना वो भूखी रह जाएगी, ओके। सो दैट इज द पावर ऑफ योर मदर, ओके, रिस्पेक्ट। सो और फिलहाल सक्सेशन भी ऐसा ही है, तो रिस्पेक्ट द सक्सेशन ऑल्सो, ये सुनो। तो सक्सेशन एक्ट को भी आप इसी तरीके से रिस्पेक्ट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस पॉइंट को भी समझ पाए होंगे कि कब प्रॉपर्टी सक्सेशन में जानी है। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इफ यस, राइट डाउन यस, इफ नो प्लीज राइट डाउन नो, कि नहीं सर समझ नहीं आया कि आप क्या बोल गए। ये सुनो, थैंक यू वेरी मच। चलो अब ध्यान देना एक अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर जब किसी की डेथ होगी, पी डाइड, ओके, पी के डेथ के बाद आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये डायग्राम बनाना सीखे जो मैं अभी बनाना जा रहा हूं। सक्सेशन का कोई भी आंसर बिना डायग्राम के नहीं दिया जा सकता, ओके। तो सर हम डायग्राम बनाएंगे कैसे? ओके, तो भाई आपको डायग्राम अब मैं बनाना सिखा रहा हूं कि कैसे डायग्राम बनाया जाएगा सक्सेशन सॉल्व करने के दौरान, ओके। तो आप लोग डायग्राम के लिए तैयार हो जाइए और मैं यहां पे फिर सॉल्व करना सिखाता हूं, ठीक है सर। डायग्राम बनाया जाए। अब डायग्राम जब ए की डेथ होगी तो फिर चेक करोगे कि उसके पीछे कौन कौन से लोग रह गए। तो जैसे कहता है कि भाई कि ए डाइड लिविंग बिहाइंड फादर, क्वेश्चन में दिया गया है मदर, ओके, और कहता है एक सन, एक डॉटर, एक विडो, एक ब्रदर और एक सिस्टर। गेटिंग द पॉइंट? सो ये लोग हैं जब एक ही डेथ हुई, अपने पीछे छोड़ के गया। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि पी डाइड लिविंग बिहाइंड फादर एंड मदर, ओके, एंड विडो, ओके, रिमेंबर दिस पॉइंट, एंड द सन, डॉटर एंड एक कौन है, ब्रदर और एक सिस्टर। क्या ये डायग्राम सही है? ओके, कैन आई से दिस डायग्राम इज करेक्ट और रॉन्ग? क्या इस डायग्राम को सही कहा जा सकता है? तो जवाब है गलत डायग्राम बनाया सर आपने। दिस इज अ रॉन्ग डायग्राम। सक्सेशन को समझते चलिएगा, दिस इज अ रॉन्ग डायग्राम, ये गलत डायग्राम। तो सर सही डायग्राम क्या है? सही के लिए ध्यान से सुनिए। देखो, जब भी कोई पर्सन की डेथ होगी तो सिर्फ 3 लोग ही होंगे उसकी लाइफ में जो उसके पीछे रह गए, सिर्फ 3। आई एम सेइंग, तो बोले क्या कमाल की बात कर रहे हो सर, सिर्फ 3 लोग होंगे? हाँ, सिर्फ 3, ओके। कैसे सर? आप प्रूव करके दिखाओ कि 3। या तो वो पर्सन एसेंडेंट्स होगा, एसेंडेंट्स ऊपर की तरफ लिखे जाते हैं, या तो वो पर्सन जो है वो डिसेंडेंट्स होगा, ओके, और या फिर वो कोलैटरल होगा जो इसके साथ पैरेलल में आके खड़े हो जाएंगे। गेटिंग द पॉइंट? या फिर इनकी वाइफ्स वगैरह जो है हो सकती है, ओके, रिमेंबर द पॉइंट। तो या तो एसेंडेंट या उनकी वाइफ, या तो डिसेंडेंट या तो उनकी वाइफ, या तो कोलैटरल या तो उनकी वाइफ। गेटिंग द पॉइंट? सो रिमेंबर दिस पॉइंट। क्या आपको ये पॉइंट क्लियर है? तो याद रखना बच्चों, एसेंडेंट्स, एसेंडेंट्स मतलब तुम्हारे ऊपर वाले रिश्तेदार, डिसेंडेंट मतलब तुम्हारे नीचे वाले, कोलैटरल मतलब तुम्हारे पैरेलल, ठीक है। सो ये पॉइंट को याद रखिए। तो सर आगे आप इसको कैसे बनाएंगे? ए डाइड, और बच्चों क्या बताया था? वो अपने पीछे अपने फादर और मदर को पीछे छोड़ के गया। तो बच्चों ये बताओ कि फादर और मदर एसेंडेंट्स कहलाएंगे, वो आपके ऊपर होते हैं या आपके नीचे होते हैं? तो आपने कहा कि सर कमाल की बात है, उनसे हम आए हैं तो हमारे ऊपर ही तो है। तो प्लीज याद रखिएगा, फादर यहां पे एफ लिखिए और मदर के लिए एम लिख दीजिए। सो राइट डाउन एफ फॉर फादर एंड राइट डाउन एम फॉर मदर। मेक दिस पॉइंट वेरी मच क्लियर कि फादर के लिए एफ और मदर के लिए एम शब्द का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। सर बच्चे तुम्हारे डिसेंडेंट्स हैं या एसेंडेंट्स हैं? अरे सर बच्चे तो डिसेंडेंट्स हैं, वो हमारे नीचे हैं, हमसे वो आए हैं। गेटिंग द पॉइंट? तो बच्चों की तरफ नीचे देखोगे ना तो आप लोग, हाँ, तो एक सन और एक डॉटर है, तो एस लिखा जाता है सन के लिए और डी लिखा जाता है डॉटर के लिए। गेटिंग द पॉइंट? और अब है कि भाई अर्धांगिनी आपकी जो है डब्ल्यू, ये इसके साथ है। गेटिंग द पॉइंट? ये इसके साथ है।
तो इसको थोड़ा सा आप देखेंगे कि इसको एक यूनिक कैटेगरी दिया गया है। शी विल बी कंसिडर्ड ऑलवेज दिस पर्सन के वो साइड में होती है, अर्धांगिनी होती है, उसकी पैरेलल होती है, तो डेथ के बाद भी उसके पैरेलल ही जाके खड़ी होती है। गेटिंग द पॉइंट। और इसके ब्रदर सिस्टर भी तुम उनके साथ बड़े हुए हो, उनके साथ जो है खेल के बड़े हुए हैं, तो ब्रदर सिस्टर भी आपके पैरेलल होंगे क्योंकि वो कोलैटरल्स में आते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूं कि डायग्राम बनाते वक्त आप इन बातों का ध्यान रखेंगे कि कौन एसेंडेंट्स है, कौन डिसेंडेंट्स है, कौन कोलैटरल्स। ओके, रिमेंबर दिस पॉइंट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पॉइंट को थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे कि क्या कब कैसे यूज करना है। ओके, अगर समझ में आ गया है तो यस लिख दीजिए। आई वुड लाइक टू प्रोसीड फर्दर। अगर डी है तो डी, डाउट है तो डी। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड और इजीएस्ट तरीके से और कुछ चीजों को देखते हैं। सर मान लीजिए कि इस डी की एक डॉटर और है। ओके, मुझे इसके डॉटर तक पहुंचना है। इस डी हैज वन मोर डॉटर, इसकी एक डॉटर है। तो जो मर गया उसकी एक डॉटर थी और उसके डॉटर की एक डॉटर है। तो सर इसको क्या लिखे हम? ओके, तो भाई ये बताओ कि ये इसका खुद का नाम क्या है? डी, और इसकी एक डॉटर है, तो डॉटर के लिए क्या लिखेंगे? डी, तो इसका नाम होगा डी डी। गेटिंग द पॉइंट? सो दोनों कैपिटल में लिखेंगे आप डी डी। गेटिंग द पॉइंट? सर इसकी एक डॉटर हुई तो नीचे आप कहते हो कि सर इसकी एक डॉटर है, तो क्या लिखोगे बच्चों? तो इसका खुद का नाम क्या हो गया? डी डी, और उसकी एक डॉटर, तो क्या एक और डी लगाना पड़ेगा? इसकी डॉटर तक पहुंचने के लिए क्या मुझे एक और डी लगाना पड़ेगा? देन द आंसर इज यस सर, शी विल बी कंसीडर्ड ट्रिपल डी। गेटिंग द पॉइंट? तो स्टूडेंट याद रखने की कोशिश करेगा। अच्छा, अब तुम लोग बताओ, इस सन की अगर कोई डॉटर है, एक सन है, उसके अगर कोई डॉटर है, तो क्या नाम होगा इसका? नामकरण करके बताओ। गेटिंग द पॉइंट? तुम लोग लीगल पंडित हो, तुम लोग अलग नाम बताते हो। ओके, ये तो सोनू मोनू ये सब नॉर्मल दुनिया सिविलियंस के लिए। ओके, सो आप लोगों ने, लीगल पंडितों ने जवाब दे दिया कि सर इसका नाम रखिए एस डी। अच्छा ठीक है, अब तुम लोग थोड़ा सा बताना। एस डी के दो बच्चे हुए, एस डी के दो बच्चे हुए, एस डी का एक सन है और एस डी की एक डॉटर है। अब इसका नाम बताओ तुम लोग, इसके डॉटर का नाम क्या होगा? ओके ओके, एस डी की डॉटर का नाम क्या होगा? शाबाश, एस डी तो खुद इसका नाम हो गया और इसकी डॉटर के लिए डी लगा देंगे, तो एस डी डी, और एस डी इसका खुद का नाम हो गया और इसका एक सन हो गया, तो एस डी एस। क्या आप लोग, आप नेमिंग करना सीख रहे हैं? क्या आप लोग कर लेंगे नेमिंग की कैसे करा जाता है? ठीक है, सो याद रखिएगा बच्चों, इस तरीके से नेमिंग किया जाएगा। ओके सर, मान लेते हैं कि एक से ज्यादा वाइफ थी, तो ए डाइड लिविंग बिहाइंड मोर देन वन वाइफ, तो एक ऐसा डायग्राम ड्रॉ करो और इसमें सारे वाइफ की एंट्री लिख दो। वाइफ नंबर 1, वाइफ नंबर 2, वाइफ नंबर 3, तो ऐसे लिख देंगे। गेटिंग द पॉइंट? सर एक से ज्यादा वाइफ कैसे पॉसिबल है? अरे पॉसिबल क्यों नहीं है? 1955 से पहले एक से ज्यादा शादी अलाउड नहीं थी। 1955 से पहले क्या एक से ज्यादा शादी अलाउड नहीं थी हिंदुओं में? थी। ओके, सो हो सकता है कि वो सारे लोग बचे हुए हैं अभी भी। सो रिमेंबर दिस पॉइंट कि यहां पे ये चीज पॉसिबल हो सकती है। गेटिंग द पॉइंट? हाँ, करुणानिधि, रेम जेठमलानी एंड सो ऑन। ओके, सो रिमेंबर दिस लाइन कि इसलिए जो है यहां पे इस पॉइंट को देख सकते हैं। ठीक सर, ब्रदर सिस्टर के लिए मैंने बता दिया कि पैरेलल लाइन लागू है, एक ब्रदर दो सिस्टर जितने भी हैं सब वहां के बारे में लिख दो। ठीक सर, मान लीजिए कि अगर उसके फादर की अगर एक फादर है, सो एक में आप वो क्या कह रहा है कि ही हैज अ फादर एंड अ फादर्स फादर, तो भाई फादर्स के लिए पहुंचेंगे तो डबल एफ कर देंगे। तो ही हैड मदर एंड मदर्स मदर, तो मदर्स में एम एम। ओके, मदर्स फादर, तो एफ लिख देंगे। मदर्स की ये फादर है। ओके, इसके मदर्स एफ एफ एम। तो जैसे जैसे वर्ड बोला जाएगा वैसे वैसे आप इसको लिखते हुए चलेंगे। तो मैंने कहा कि ए के फादर्स के फादर और फादर्स के ये मदर है, तो यहाँ पे एम लिख दोगे। गेटिंग द पॉइंट? तो लास्ट अल्फाबेट को पकड़ना पड़ता है और यहां गलती नहीं करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट भी आप लोग समझ पाए होंगे। अगर यस है तो मैं अब मूव करना चाहूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। अब थोड़ा सा रूल अलग अलग मैं सिखाने वाला हूं। अब देखते हैं, ए डाइड, ध्यान से देखिएगा, अब मैं सीधे सक्सेशन में ला रहा हूं तुम लोग। सर ए की डेथ हो गई और ये उनके रिश्तेदार हैं, एफ है, एम है, डब्ल्यू है, एक ब्रदर है, एक सिस्टर है, गेटिंग द पॉइंट, और एक सन है, एक डॉटर है और एक सन S2 है। गेटिंग द पॉइंट? ये मैंने पूरा डायग्राम बना दिया। गेटिंग द पॉइंट? नाउ ए के मरने के बाद प्रॉपर्टी किसको जाएगी? गेटिंग द पॉइंट?
सबसे पहले मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं सेपरेट प्रॉपर्टी। तो मैं आप लोगों को जो सिखाने जा रहा हूं सक्सेशन का रूल, वो है सेपरेट प्रॉपर्टी। गेटिंग द पॉइंट? तो ध्यान से समझने के लिए तैयार हो जाइए कि सेपरेट प्रॉपर्टी में कैसे सक्सेशन अप्लाई करते हैं। क्या ये डायग्राम सबको पहले समझ में आ गया है कि कौन कौन से लोग हैं? ओके, जो है ब्रदर सिस्टर, BR SIS, इन्हीं से ये डिनोट होते हैं। तो ब्रदर सिस्टर के लिए कोई बी नहीं लिखते, एस नहीं लिखते, सो BR SIS इसका आप इस्तेमाल करें। ठीक, चलिए, क्या ये डायग्राम किसको किसी को क्लियर है कि मरने के बाद ये जब इस दुनिया से गया तो अपने पीछे उसके जो रिश्तेदार हैं, इनमें किसी को डाउट? ओके, ये डायग्राम पूरी तरीके से समझ में आ गया कि कौन कौन है इस दुनिया में एक के मरने के बाद। ओके, तो एक पिताजी उनके पीछे रह गए, एक माताजी, एक भाई, एक बहन, एक उसकी विडो, और 2 सन और एक डॉटर। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब अगला पॉइंट ना, पहला सवाल इससे पूछो। अब तुम लोग सवालों का क्वेश्चन स्टार्ट करो कि सर जो ए मरा, क्या वो एक नेचुरल पर्सन था या लीगल पर्सन था? तो जवाब आएगा कि भाई इतने रिश्तेदार छोड़ गया है तो ये रिलायंस कंपनी तो नहीं होगा, तो इसका तो साफ पता चल रहा है कि ये नेचुरल पर्सन था। दूसरा सवाल पूछो कि उसकी डेथ कब हुई। ईयर जानना जरूरी है कि नहीं, और हिंदू जानना जरूरी। दूसरा सवाल पूछो कि उसकी डेथ कब हुई। तो चलो मैं तुम लोगों को डेटा अब यहां पे देता हूं। ही डाइड इन 1999, 1999 में, 1999 में उसकी डेथ हुई। चलिए सर, आपका ये सवाल का भी हमारा जवाब मिल गया। तीसरा सवाल पूछो, व्हाट वाज हिज रिलीजन एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, कि डेथ के वक्त उसकी रिलीजन क्या थी। तो चलो इसका भी जवाब मैं दे देता हूं, ये दिया रहेगा आपको, हिंदू था वो। अच्छा ठीक है। चौथा सवाल पूछो कि मरने के बाद अपने कौन सी प्रॉपर्टी पीछे छोड़ के गया है। गेटिंग द पॉइंट? मरने के बाद अपनी कौन सी प्रॉपर्टी पीछे छोड़ के गया है वो। तो चलो इसका भी जवाब मैं दे देता हूं, अपने पीछे वो सेपरेट प्रॉपर्टी छोड़ के गए। पांचवा सवाल पूछो, ओके, द फिफ्थ क्वेश्चन यू नीड टू आस्क हिम इज, क्या वो विल बना के गया है? क्या उसने कोई विल बनाई है? तो मैं जवाब दे देता हूं कि उसने कोई विल नहीं बनाई। गेटिंग द पॉइंट? उसकी कोई विल नहीं। ओके, वुड यू लाइक टू आस्क मोर क्वेश्चंस? और इतना काफी है जवाब देने के लिए। ओके, एक सवाल और पूछना होगा जो फैक्ट से यहां पे पता चल रहा है कि वो मेल था कि फीमेल थी। गेटिंग द पॉइंट? तो सर डेफिनेटली अपने पीछे वीडियो छोड़ के गया है। गेटिंग द पॉइंट? तो मेल ही होगा। ये सुनो, सो रिमेंबर दिस पॉइंट, ये पूछेंगे। सातवां क्वेश्चन पूछो कि क्या तुम अपने पीछे कोई डेट, तो तुम्हारी लाइबिलिटी नहीं है। ओके, डेट, फ्यूनरल एक्सपेंसेस, ये सब भी हमें देखना होगा कि उसका फ्यूनरल एक्सपेंसेस क्या है, डेट्स क्या है। ओके, ये सब भी देखना पड़ेगा। कोई विल तो नहीं बना के गया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका कोई डेट्स नहीं है इसके पीछे। ओके, कोई फ्यूनरल एक्सपेंसेस वगैरह इसके नहीं हुए। गेटिंग द पॉइंट? बाकी चीजें जो है यहां से वो पहले ही एक अमाउंट उसने करा रखा था। जैसे आप लोगों को पता होगा ना कि शायद वेस्ट में ऐसा भी होता है ना कि आप अपना कब्र बुक कर सकते हैं, कि भाई कि आप अपना बुक कर सकते हैं कि भाई मेरे मरने के बाद जो है मैं यहीं पे दफनाया जाऊंगा, तो उसका अमाउंट आप पे कर देते हैं। ओके, और वहां पे बुक करा सकते हैं, ये बगल वाला सीट मेरी वाइफ के लिए रख दो। गेटिंग द पॉइंट? तो ऐसा हो सकता है। ओके, सो प्लीज याद रखिएगा, ऐसा होता है वहां। ठीक है, तो ऐसा होता है। गेटिंग द पॉइंट? लेकिन यहाँ पे जो भी है, तो मान लेते हैं कि इसने किसी को पैसे दे रखे थे कि भाई मैं मर जाऊंगा तो मेरा दाह संस्कार कर देना, ये सुन, तो वो पैसा तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, सो रिमेंबर दिस पॉइंट। यहाँ पे इस पॉइंट पे याद रखें। तो ये सारे क्वेश्चन इससे पूछ लिए। अब ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने इससे पूछ लिए। अब हमारा अगला होगा कि भाई यहां पे अब क्या होगा, प्रॉपर्टी किसको मिलेगी। सर सारे सवालों का जवाब मिल गए। क्या ये नेचुरल पर्सन है? यस। कब डेथ हुई? 99 में। क्या था वो? हिंदू था। कौन सी प्रॉपर्टी पीछे छोड़ के गया है? सेपरेट प्रॉपर्टी। विल नहीं बनाया। मेल था? यस मेल था। ओके, क्या डेट और फ्यूनरल एक्सपेंसेस कुछ भी है? नहीं। ओके, गेटिंग द पॉइंट? अब इसकी प्रॉपर्टी आपको डिवाइड करनी है इन रिश्तेदारों में। मैं अगले स्लाइड पे इसको फिर से ड्रॉ कर देता हूं ताकि हम बेहतरीन तरीके से वहां पे डिवाइड कर पाए। सो ए डाइड लिविंग बिहाइंड फादर, मदर, विडो, brother and sister. So there is a one brother, another is sister, and then son 1, son 2 and daughter. ये है डायग्राम। गेटिंग द पॉइंट? सारी जानकारी मिल चुकी है। मेल था, सेपरेट प्रॉपर्टी, 1999 यानी कि हिंदू सक्सेशन एक्ट आ चुका था। सर अब बताओ कि इसकी प्रॉपर्टी आप कैसे डिवाइड करोगे। तो बच्चों, अब जब प्रॉपर्टी डिवाइड की जाती है सक्सेशन में, तो याद रखना कि जैसे ही तुम लोगों को सेपरेट प्रॉपर्टी नजर आएगी, डायरेक्ट सक्सेशन अप्लाई किया जाएगा।
सेपरेट प्रॉपर्टी दिखते ही तुम लोग सीधा सक्सेशन अप्लाई करोगे। ठीक है, चलिए हम लोग सक्सेशन सीधा अप्लाई कर देते हैं। अब सक्सेशन जब अप्लाई किया जाएगा तो प्रॉपर्टी किसको दी जाएगी? हु विल गेट द प्रॉपर्टी? फर्स्ट प्रायोरिटी में हम किसको लाएंगे, किसको प्रॉपर्टी दी जाएगी? मेक दिस पॉइंट वेरी मच क्लियर। पहला थ्योरी याद रखिए कि सबसे पहले क्लास 1 को प्रॉपर्टी दी जाती है, फर्स्ट प्रायोरिटी क्लास 1 को। मैं बताता जा रहा हूं, सुनते में चलिएगा। सर क्लास 1 को? यस, सबसे पहले प्रॉपर्टी क्लास 1 को जाती है। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से लोग क्लास 1 है? लॉजिक पे बताइए सर। लॉ में तो हमें पता चल जाएगा। हिंदू सक्सेशन एक्ट के शेड्यूल पे जाके देखेंगे बच्चे, हिंदू सक्सेशन एक्ट के शेड्यूल पे जाके अगर तुम लोग देखोगे, जहां सेक्शन खत्म होता है वो हिंदू सक्सेशन एक्ट का बेयर एक्ट आपको नजर आ रहा होगा, तो शेड्यूल में दिया गया है कि क्लास 1 कौन होगा। ठीक है, वहां तो हम लोग सर पता जब ये आपका पढ़ेंगे ये सक्सेशन एक्ट तो हमें वहां दिख जाएगा। ठीक है, फिलहाल अगर मैं तुमसे लॉजिक पे पूछूं कि क्लास 1 में किसको एंट्री दी जानी चाहिए, तो याद रखिएगा बच्चों, क्लास 1 में जो आपके बहुत करीबी रिश्तेदार होते हैं, जो बहुत आपके क्लोज होते हैं, उन्हें क्लास 1 में एंट्री दी जाती है। गेटिंग द पॉइंट? तो अगर आप लोग इस डायग्राम को देखें तो आपके अपने खुद के बच्चों में और भाई में, भाई कहता है कि भाई, कभी कभी आप लोगों को देखेंगे कि बहुत सारे ब्रदर्स को शिकायत होती है कि शादी के बाद भाई बदल गया। बहुत सारे ब्रदर्स को शिकायत होती है कि शादी के बाद भाई बदल गया। गेटिंग द पॉइंट? और मैं कहता हूं कि लीगली वो सही है, वो भाई जो बदल गया। क्यों? क्योंकि मिस्टर ब्रदर आप क्लास 2 होते हैं, इसलिए अब आपका जो ट्रीटमेंट होगा वो क्लास 2 की तरह ही तो होगा। अब उसके जो ये लोग हैं, ये लोग उसके क्लास 1 लोग हैं, जो आपके क्लोज रिश्तेदार होते हैं, आपके बच्चे, आपकी वाइफ, आपकी मदर, ओके, ये सब लोग क्लास 1 होते हैं। ओके, रिमेंबर दिस पॉइंट। तो जो आपके करीबी रिलेशंस हैं, ओके, वो सब के सब क्लास 1 की कैटेगरी में नजर आएंगे। मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला दे रहा हूं। ओके, तो अगर आपको अपने भाई में और वाइफ में चूज करना पड़े तो आपको लीगली अपनी वाइफ को चूज करना चाहिए। गेटिंग द पॉइंट? सो रिमेंबर दिस लाइन, क्योंकि यही क्लास 1 का रूल है। ओके, टेक केयर ऑफ दिस पॉइंट। बहुत लोगों को बुरा लगेगा ये सेंटेंस सुनने में कि भाई भाई और वाइफ में वाइफ को, बहुत सारे जो है जिन्होंने सक्सेशन एक्ट नहीं पढ़ा था वो भाइयों के चक्कर में अपनी वाइफ को मर्डर कर गए। गेटिंग द पॉइंट? सो बहुत सारे, कौन सा वो क्राइम पेट्रोल वगैरह में तुमने देखा हुआ, 1-2 एपिसोड मैंने देखा था कभी, तो मुझे याद आ रहा है कि ऐसा कुछ हुआ था। ठीक है, सो रिमेंबर दिस पॉइंट कि ये हो सकता है। तो बच्चों पहला रूल सीखो। एक पॉइंट याद रखना, क्लास 1 का अगर एक भी पर्सन जिंदा है और प्रेजेंट है, एक भी पर्सन, तो क्लास 2 की एंट्री वो होने ही नहीं देगा। क्लास 2 will never enter if class 1 is there. Make this point 100% clear in your mind. मतलब सर अगर एक भी क्लास 1 का कोई पर्सन है तो क्लास 2 नहीं आ पाएगा? नो, क्लास 2 नहीं आ सकता क्लास 1 के रहते हुए। गेटिंग द पॉइंट? अब अगर क्लास 1 में कोई नहीं है, कोई नहीं मतलब एक भी क्लास 1 का कोई पर्सन नहीं है, तब प्रॉपर्टी जाती है क्लास 2 में। प्लीज मार्क दिस लाइन, क्लास 2 में। तो भाई इसके जो थोड़े और दूर वाले प्रॉपर्टी मतलब रिश्तेदार होंगे, थोड़ा सा उससे और करीब वाले, वो क्लास 2 में आ जाएंगे। गेटिंग द पॉइंट? तो जैसे ये ब्रदर क्लास 2 है, सिस्टर क्लास 2 है, और शॉकिंग लाइन, मैंने कहा था कि हिंदू सक्सेशन एक्ट इस फादर को साइड करता हुआ चलेगा और इसके डिसरिस्पेक्ट हर बार होगा। तो शुरुआत हो गई है इसके डिसरिस्पेक्ट की, और कहा गया मदर और फादर में चूज करना पड़े तो क्या चूज करोगे? बहुत बच्चों को सवाल पूछ दिया जाता है कि सर मदर और फादर में चूज करना पड़े तो क्या चूज करोगे? तो भाई मदर को चूज किया जाता है, फादर को साइड किया जाता है। ए डाइड लिविंग बिहाइंड 100 करोड़। अगर मान लो कि मैं एक डायग्राम देता हूं कि ए की डेथ हो गई और अपने पीछे 100 करोड़ छोड़ के गया है, और देयर इज अ फादर एंड देयर इज अ मदर, हु विल टेक द एंटायर प्रॉपर्टी? 100 के 100 करोड़ किसके पास पहुंच जाएंगे? दिस मदर विल टेक द एंटायर प्रॉपर्टी, फादर विल गेट 0। इस फादर को 0 दिया जाएगा। याद रखिए, चाहे आप डाइजेस्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, यही इस रूल है इस कंट्री का। दिस फादर विल गेट 0। ओके, सो मेक दिस पॉइंट वेरी मच क्लियर। व्हाई सर? बिकॉज फादर इज क्लास 2 एंड क्लास मदर इज क्लास 1। तो क्लास 1 के प्रेजेंट में क्लास 2 को कुछ नहीं मिलता। क्लास 1 अगर प्रेजेंट है तो क्लास 2 को कुछ भी नहीं दिया जाएगा। सो 100 करोड़ की 100 करोड़ प्रॉपर्टी इसे दे दी जाएगी, और ये सड़क पे कहीं पे भी घूमे, कुछ भी करे, हमें लेना देना नहीं। Getting the point? Make this point 100% clear in your mind. Okay, make this point. ब्रदर सिस्टर क्लास 2 होते हैं, फादर क्लास 2 होता है।
याद रखिए फादर करीबी रिश्तेदार होने के बावजूद भी इसे क्लास 2 में एंट्री दी गई। गेटिंग द पॉइंट? तो याद रखिएगा थोड़ा सा, सक्सेशन एक्ट मदर को बहुत सपोर्ट करता है। ठीक, गेट रेडी फॉर दिस एक्सप्लेनेशंस। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग गेटिंग द पॉइंट, सो आप लोग इस पॉइंट को समझ पा रहे हैं। ओके, मदर मतलब अपनी मदर। ओके, पूरी दुनिया की मदर का जो है आपने जिम्मेदारी नहीं ले रखा है, तो आप जो है गेटिंग द पॉइंट। सो मदर मीन्स योर मदर, ओके, रियल मदर। दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है, अब सुनते हुए चलो सर। चलिए आपके सो जो है हम लोगों ने यहां तक बात समझ ली। तो ए डाइड लिविंग बिहाइंड, तो हम सबसे पहले हमने क्लास 1 को प्रॉपर्टी दे दी, फिर हम किसको देंगे प्रॉपर्टी? अगर क्लास 1 का कोई प्रेजेंट नहीं है तो क्लास 2 को जाएगी। सर थर्ड कैटेगरी में एग्नेट को प्रॉपर्टी जाएगी। एग्नेट ये कौन होता है सर? एग्नेट कौन है? गेटिंग द पॉइंट? एग्नेट को थर्ड कैटेगरी में प्रॉपर्टी जाती है, और फोर्थ में अगर कोई एग्नेट नहीं हुआ तो कॉग्नेट को प्रॉपर्टी जाएगी। गेटिंग द पॉइंट? तो क्लास 1 के प्रेजेंट में क्लास 2 को कुछ नहीं मिलता। अगर क्लास 1 एब्सेंट है तो क्लास 2 को मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा। और अगर ये दोनों ही नहीं है, ना क्लास 1 है ना क्लास 2 है, तो एग्नेट को प्रॉपर्टी जाएगी। लेकिन अगर ये तीनों ही नहीं है तो फिर कॉग्नेट को प्रॉपर्टी जाएगी। और अगर ये चारों ही नहीं है तो ना क्लास 1 ना क्लास 2 ना एग्नेट ना कॉग्नेट, तो प्रॉपर्टी एस्चीट में चली जाती है। मार्क दिस लाइन। देन द प्रॉपर्टी विल गो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ एस्चीट। एस्चीट मतलब सर, एस्चीट मतलब गवर्नमेंट, सरकार को चली जाएगी उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी। ओके, मेक दिस पॉइंट वेरी मच क्लियर। द एंटायर प्रॉपर्टी विल बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट। ओके, अब सवाल उठता है कि सर चलिए हमें क्लास 1 तो समझ में आ गया कि शेड्यूल से देख के पता चल जाएगा कि क्लास 1 कौन है। क्लास 2 शेड्यूल से देख के पता चल जाएगा कि क्लास 2 कौन है। क्या आप लोगों को एक बार शेड्यूल ओपन करके देखिए, क्या दिख रहा है? कि मैं ऐसे हवा में तो नहीं बोल रहा हूं? मुझे ऐसा कोई गैब्रियल वगैरह कुछ सपने तो नहीं दे रहे हैं मुझे, कि मुझे लग रहा है क्या हिंदू सक्सेशन एक्ट में शेड्यूल में क्लास 1 और क्लास 2 की कैटेगरी दिख रही है? तनाव का तो जवाब आ गया कि हाँ सर दिख रहा है। सृष्टि इज आल्सो सेइंग, सिद्धार्थ इज सेइंग यस सर, कृति इज सेइंग यस सर, हरप्रीत, सताक्षी, आद्या, फिजा, श्याम, रिया, श्रद्धा, मोहित, आंचल, सर ये लोग तो कह रहे हैं यस। शौर्या इज आल्सो सेइंग यस, निशा इज सेइंग यस, विवेक, शिवम, ट्विंकल इज आल्सो सेइंग यस कि हाँ सर वहां दिख रहा है सर। गेटिंग द पॉइंट? चलिए, थैंक यू वेरी मच। यानी कि मैं भ्रम में नहीं था, वहां पे है शेड्यूल। ठीक है, चलिए सर वहां से पता चल जाएगा। अब तुम लोग एक बार शेड्यूल में देख के मुझे बताना कि एग्नेट भी दिख रहा होगा ना? एग्नेट भी होगा ना वहां पे? एग्नेट का लिस्ट दिया है? एग्नेट का लिस्ट है नहीं? ओके, एग्नेट कहीं पे है वो लिस्ट में? शेड्यूल में एग्नेट का लिस्ट है? देन यू सेड नो। नहीं सर एग्नेट तो नहीं दिख रहे, सिर्फ क्लास 1 और क्लास 2 दिख रहे। तो सर ये एग्नेट कौन होते हैं? कौन से हमारे रिश्तेदार हैं जो आपके एग्नेट है? तो मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला सिखाता हूं कि एग्नेट कौन होता है। तैयार हो जाइए एग्नेट को समझने के लिए। ए और बी आपस में एग्नेट है। एक सवाल पूछा गया, ए और बी आपस में कॉग्नेट है या एग्नेट है? आप लोगों के सामने सवाल है कि इन दोनों में, ये दोनों आपस में एग्नेट कहलाएंगे कि कॉग्नेट कहलाएंगे। ठीक है, हाँ सर कैसे पता करेंगे कि एग्नेट होंगे कि कॉग्नेट होंगे? तो पहले देखो बच्चों, इसका सेक्स और इसका सेक्स कभी नहीं देखोगे। एग्नेट और कॉग्नेट पता करने में इन दो लोगों का, यानी कि जो मर गया और जो प्रॉपर्टी क्लेम कर रहा है, इनके सेक्स को नहीं देखा जाता है। या फिर अगर वो जिंदा भी है तो हम लोग सक्सेशन देख रहे हैं इसलिए हमें मारना जरूरी है, अदरवाइज दो लोग आपस में एग्नेट कब होते हैं? गेटिंग द पॉइंट? तो ये दो जो लोग हैं, ये दोनों पर्सन आपस में एग्नेट हैं कि कॉग्नेट, ये मैं पता करने के लिए बता रहा हूं। इनके सेक्स को नहीं देखा जाएगा। सो अगर ये राम है, ये राम है, और अगर ये रानू है, गेटिंग द पॉइंट? सो अगर राम और रानू के रिलेशन को हमें पता करना है, क्या ये एग्नेट है या कॉग्नेट है, तो प्लीज याद रखिएगा, यू डोंट हैव टू मार्क कि इनका खुद का सेक्स क्या है। तो राम का रिलेशन या तो रानू के साथ या तो जो है रमेश के साथ, किसी के साथ भी आप लगाइए। गेटिंग द पॉइंट? तो राम और रमेश आपस में एग्नेट है कि कॉग्नेट है, कि राम और रानू आपस में एग्नेट है कि कॉग्नेट है? ये दोनों चीजें पता करने में इन दोनों के सेक्स को नहीं देखा जाता कि एग्नेट है कि कॉग्नेट। तो सर किसके सेक्स को देखा जाता है? जिन लोगों के थ्रू ये कनेक्टेड है उनके सेक्स को देखा जाएगा। जिन लोगों के थ्रू कनेक्टेड है, जिन लोगों के थ्रू कनेक्टेड है, अगर वो सब के सब मेल हैं, आई रिपीट माई स्टेटमेंट,
जिन लोगों के थ्रू कनेक्टेड है वो सब के सब अगर मेल हैं तो ये आपस में क्या कहलाएंगे बच्चों? ये आपस में एग्नेट कहलाएंगे। मेक दिस पॉइंट क्लियर, अपने दिमाग में फिक्स कर लो। दो लोग अगर कंप्लीटली मेल के थ्रू कनेक्टेड होते हैं तो वो आपस में जो है वो एग्नेट कहलाते हैं। मतलब सर कोई एग्जांपल आप दे सकते हैं? ए कहता है, ध्यान से सुनिएगा, ए कहता है बी को, ए कहता है बी को, यू आर माय फादर्स ब्रदर्स सन्स डॉटर या सन। तुम मेरे पिताजी के भाई के बेटे की बेटी हो, रानू हो या फिर सन हो। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये दोनों लोग जितने रिश्तेदारों से कनेक्टेड हैं सब के सब मेल हैं? कैन आई से कि ऑल ऑफ देम आर मेल? देन यू से यस ऑल ऑफ देम आर मेल। सो आपस में ये लोग एग्नेट होंगे कि कॉग्नेट? चैट बॉक्स ओपन है आप लोगों को, जवाब दीजिए कि विल दे बी कॉल्ड एग्नेट और कॉग्नेट? ये कजन सोजन जो है ना, ये लेमैन के शब्द हैं। लीगल एक्सपर्ट हो आप लोग, कजन्स, मौसा, मौसी, ये सब हमारे शब्द नहीं। सक्सेशन सिर्फ 4 शब्दों को जानता है, याद रखिएगा, क्लास 1, क्लास 2, एग्नेट, कॉग्नेट, बाकी उसे कोई फूफा मौसा नहीं दिखता। ओके, सो रिमेंबर दिस पॉइंट। 100% बच्चों का जवाब सही आया है, किसी ने भी गलती नहीं करी, सबने कहा कि सर दोनों आपस में एग्नेट कहलाएंगे। एक फीमेल की अगर एंट्री हो गई बीच में कहीं पे भी, इस लाइन में अगर एक फीमेल आ गई, एक वुमेन पूरे राष्ट्र को बदलने का दम रखती है। लीगली प्रूव करके दिखाओ। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि एक वुमेन में इतनी पावर है कि पूरे राष्ट्र को बदल सकती है और पूरे खानदान को बदल सकती है तुम्हारे, ओके, तो आपको सर क्या कमाल की बात करो, लीगली प्रूव करके दिखाओ कि एक वुमेन में इतनी पावर होती है। ये लो लीगली प्रूव करके दिखा रहा हूं कि एक वुमेन में कितना पावर है। यहां 50 मेल हो और एक फीमेल सिर्फ एंट्री कर ले, एक की बात कर रहा हूं, 2 की बात भी है नहीं, अकेली एक फीमेल इन लोगों के ऊपर हावी पड़ेगी और पूरे लाइन को कॉग्नेट बना देगी। गेटिंग द पॉइंट? सो रिमेंबर दिस लाइन। अरे कोई पारस दीवान सब में कुछ भी नहीं जाना है, यहां पे सिंपल सा सुनो। ओके, सो रिमेंबर दिस लाइन कि एक भी अगर फीमेल की एंट्री हो गई तो क्या ये पूरी की पूरी लाइन कॉग्नेट हो जाएगी? यस और नो? स्टूडेंट्स याद रख लीजिए इस पॉइंट को, एकदम इजीएस्ट फॉर्मूला अपने दिमाग में फिक्स कर लो। सिंगल एंट्री ऑफ अ फीमेल, इवन एक फीमेल, the entry of a single female will make the entire line a cognate line. Is this point clear to all of you? अगर ये ब्रदर के जगह पे यहां पे गलती से भी सिस्टर कह दिया होता कि तुम मेरे फादर के सिस्टर की बेटे की बेटी हो या बेटा हो, जो भी क्या हो, तो ये आपस में क्या कहलाएंगे? ए और बी, दे विल कन्वर्ट इनटू कॉग्नेट, ये कॉग्नेट बन जाएंगे। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर है? Is this point clear to all of you? अगर डाउट है तो डी लिखेंगे, अगर डाउट है तो चैट बॉक्स में डी लिखेंगे, और अगर क्लियर है तो वाई लिखेंगे। So thank you very much everyone. Everybody replied yes sir, this point is completely clear. ठीक है, so चलिए, आप लोगों ने बिल्कुल सही सा जवाब दिया है। अब मैं आपको अगले डायग्राम पे लेके चलता हूं। अब ये ए है, ए मर गया, मैं छोटा सा डायग्राम बनाता हूं। ए died leaving behind father and mother. ओके, सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंगली मुझे इसे प्रॉपर्टी, और ये सारे रूल्स वही है, हिंदू है, नेचुरल है, वो सारा है इसके साथ, ठीक है। तो तुम लोग डेफिनेटली पूछना शुरू कर दोगे मुझसे कि सर हिंदू है, नेचुरल है, कब मरा? तो 1956 हिंदू सक्सेशन एक्ट के आने के बाद मरा है, ठीक है। गिव मी दिस आंसर। क्या सबसे पहले आप चेक करोगे किसको जाएगी प्रॉपर्टी? क्लास 1, फिर क्लास 1 का कोई नहीं हुआ तो क्लास 2, फिर क्या? एग्नेट, और फिर एग्नेट में कोई नहीं है तो कॉग्नेट, और कॉग्नेट में भी कोई नहीं है एग्नेट कॉग्नेट में तो एस चीट। गेटिंग द पॉइंट? गवर्नमेंट को चली जाएगी। गिव मी दिस आंसर इन द चैट बॉक्स, हु विल गेट द प्रॉपर्टी? सारी प्रॉपर्टी किसके पास चली जाएगी? या फिर इक्वल डिवीजन होगा फादर और मदर के बीच में? लॉ पढ़ा चुका हूं, अब मैं तुम लोगों का एप्लीकेशन देखना चाहता हूं। लॉ पढ़ा चुका हूं, अब अप्लाई करने का टाइम आ गया। ओके, सो एवरीबॉडी इज करेक्ट, किसी भी बच्चे ने यहां पे गलती नहीं करी, और सब ने कहा कि सर द एंटायर प्रॉपर्टी विल गो टू दिस मदर, दिस फादर विल बी गिवन नथिंग। व्हाई? रीजन लिखना भी जान चुके हैं। व्हाई का जवाब दे सकते हो? व्हाई का जवाब एक वर्ड में लिख सकते हो क्या कि व्हाई दिस फादर विल बी एक्सक्लूडेड? बिकॉज ऑफ फादर इज, बिल्कुल सही सर, फादर इज क्लास 2। ओके, और क्लास 1 और क्लास 2 में अगर कंपैरिजन किया जाएगा, सो क्लास 1 इज गिवन प्रेफरेंस, क्लास 2 नहीं प्रेफरेंस दिया जाता है। सो थैंक यू वेरी मच। अगले सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हो जाओ, मैं धीरे धीरे करके बढ़ा रहा हूं डायग्राम। ओके, समझते हुए चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डाइड
living behind a mother, okay, and a widow. Who will get the property? एक मदर और विडो जो है वो अपने पीछे छोड़ के गया, तो आपने कहा कि दो कितनी कितनी प्रॉपर्टी मिलेगी? क्या मदर और विडो इक्वल माने जाएंगे? चलो, थैंक यू वेरी मच। तो आपने कहा कि सर मदर विल गेट 1/2 एंड दिस विडो विल गेट 1/2। एम आई राइट टू से दिस पॉइंट? बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने। तो जितने क्लास 1 के लोग होते हैं सब आपस में इक्वल डिवीजन होता है। जितने क्लास 1 के लोग हैं सब इक्वल डिवीजन होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों ने कहा 1/2 1/2। बच्चों, अगर मैं इस डायग्राम में एक चेंज करूं, अब मैं ये डायग्राम में एक चेंज करने वाला हूं, तैयार हो जाओ। इस डायग्राम में मैं दो लोगों की एंट्री और करा देता हूं, एस और डी। एस और डी की मैंने एंट्री करा दी। अब प्रॉपर्टी डिवाइड करके दिखाओ कितने डिवीजन होंगे, सबको कितना कितना शेयर मिलेगा। आई वॉन्ट दिस आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू। सो 100%। ओ, एक बच्चे ने गलती करी है, किसी ने 1/3 कहा है, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा। दूसरे बच्चे ने भी गलती करी है। दो बच्चे 1/3 कह रहे, 1/3 या 1/4 सबको। ओके, सोचे थोड़ा, कितने क्लास 1 लोग हैं यहां पे? क्लास 1 के सारे लोगों को काउंट करो। क्या मदर क्लास 1 होती है बच्चों? यस। क्या? अरे निशा, कहां 2005 और 2006 के चक्कर में पड़े हुए हो? बच्चों ये बताओ, क्लास 1 और कोपार्टनर एक ही चीज है? कौन कौन लोगों को पता है कि क्लास 1 और कोपार्टनर एक ही चीज है? निशा आप ही बेहतर बताइए, आप जो है 2005 की कहानी गा रहे हैं। ओके, तो थोड़ा सा आप थोड़ा ध्यान देके मुझे बताइए, कैन आई से कोपार्टनर एंड क्लास 1 इज द वन एंड सेम थिंग? प्लीज ये भ्रम को दूर कर लो। ओके, क्लास 1 is entirely a different thing and co-partner is entirely a different thing. Getting the point? ठीक है, अब दूसरा लाइन सुनो, भ्रम को दूर करते हुए चलना। ये जो डॉटर है, ये क्लास 1 कौन से ईयर में बनी? मुझे जवाब दीजिएगा कि ये डॉटर क्लास 1 कौन से साल में बनी? वाह वाह, क्या बात, सब गलत लिख रहे हो। ओके, अनुराग इज राइट, इशिता इज राइट, निशा इज राइट। ओके, श्रद्धा इज रॉन्ग, राबिया इज रॉन्ग, युविका इज रॉन्ग, शिखर इज राइट, अंजलि इज राइट, प्रीति इज राइट, अमीशा इज राइट। फोकस नहीं कर पाए तुम लोग, ठीक है? सुनो, ये डॉटर क्लास 1 ना शुरू से है। जिस दिन हिंदू सक्सेशन एक्ट आया था ना, उसी दिन से डॉटर क्लास 1 में आती है। भूल से भी गलती मत कर लेना। डॉटर को कोपार्टनर 2005 में बनाया गया है, क्लास 1 ये 2005 में नहीं बनी है। शी बिकेम कोपार्टनर इन 2005। गेटिंग द पॉइंट? सिंस द बिगिनिंग शी वाज क्लास 1। क्लास 1 में प्रॉब्लम नहीं है भाई, क्लास 1 तो शुरुआत से है डॉटर। ओके, तो सर क्लास 1 और कोपार्टनर में क्या डिफरेंस है? कोपार्टनर सिर्फ पार्टीशन में देखा जाता है। आई रिपीट, कोपार्टनर का कॉन्सेप्ट सक्सेशन में देखने के लिए नहीं होता। कोपार्टनर का कॉन्सेप्ट पार्टीशन का कॉन्सेप्ट होता है। एम आई राइट टू से दिस पॉइंट? मैं प्रूव कर दूंगा। ओके, क्या कोपार्टनर जब होगा तो क्या पार्टीशन में आप देखोगे जब बंटवारा होता है तो कोपार्टनर को प्रॉपर्टी जाती है? गेटिंग द पॉइंट? तो प्लीज अभी फिलहाल एक पॉइंट अपने दिमाग में फिक्स करिए, ओके, कि कोपार्टनर इज ओनली अ कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टीशन, ओके, एंड क्लास 1 इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेशन। डॉटर वाज क्लास 1, तो सक्सेशन जब भी चलेगा 1956 से, डॉटर वाज ऑलवेज क्लास 1। क्लास 1 वो शुरुआत से थी। ओके, तो 1956 में भी वो क्लास 1 थी, आज भी वो क्लास 1 है और कल भी वो क्लास 1 थी। गेटिंग द पॉइंट? लेकिन कोपार्टनर यानी कि सेपरेट प्रॉपर्टी में तो इसे हमेशा हिस्सा मिलता था। एक ही सेपरेट प्रॉपर्टी में जो है हमेशा हिस्सा मिलता था क्योंकि वहां सक्सेशन लगता था। गेटिंग द पॉइंट? लेकिन कोपार्टनर वो नहीं होने के कारण खानदानी प्रॉपर्टी में उसे कुछ नहीं मिलता था। हिंदू ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी में उसे कुछ नहीं मिलता था। सेपरेट प्रॉपर्टी में दिक्कत नहीं थी डॉटर को, लड़ाई ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी के लिए चल रही थी, जिसे 2005 ने कोपार्टनर इसे डिक्लेयर कर दिया। और अभी विनीता शर्मा के केस ने कह दिया कि फादर का जिंदा रहना कोई जरूरी नहीं। फिर से फादर की बेइज्जती। विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा ने फिर से फादर की बेइज्जती कर दी। ओके, पहले क्या इंटरप्रिटेशन किया गया था कि डॉटर को पार्टनर तब मानी जाएगी जब फादर अलाइव हो।
सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कह दिया कि फादर अलाइव है या डेड है, हमें कोई लेना देना नहीं है. Daughter will be daughter, she will be co-partner. It doesn't matter father is alive or not. Why to see the father? Why to see father? Getting the point? The student, ये गलती नहीं करना कि डॉटर क्लास 1 शुरुआत से ही है. ओके, को-पार्टनर का ये कॉन्सेप्ट, जब डॉटर में को-पार्टनर की बात करूंगा, अभी सिखाऊंगा, तब देखा जाता है 2005. ओके, सो अब मैं आपके लिए डायग्राम फिर से बनाता हूं. जवाब देने के लिए तैयार रहिए. ए डाइड लिविंग बिहाइंड मदर, widow, son and daughter and one more son. जवाब दीजिए, सबको कितनी प्रॉपर्टी मिलेगी? 1/4, 1/3, 1/5, 1/6, 1/2. ओके, कोई भी ऐसा बच्चा जो गलती करना चाहता है, एवरीबॉडी प्लीज रिप्लाई करने से ही मुझे पता चलेगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है. अदरवाइज तो मुझे पता ही नहीं चलता कि कुछ बच्चे 1/3 भी सोच के बैठे हुए. ओके, सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन. Everyone is correct now. हर बच्चे ने करेक्ट आंसर दिया है, कोई भी गलत नहीं है. ओके, यानी कि कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जा चुका है कि सर जितने भी क्लास 1 है सबको काउंट करिए. और डॉटर वाज, सर डॉटर क्लास 1 है ही, तो 1999 की कहानी है, तो डेफिनेटली डॉटर क्लास 1 है, क्योंकि हिंदू सक्सेशन एक्ट तो आ ही गया. गेटिंग द पॉइंट? तो मदर क्लास 1, विडो क्लास 1, डॉटर क्लास 1, ये एक सन, ये भी क्लास 1, ये दूसरा सन, ये भी क्लास 1. तो ये सारे लोग जो है मिलके क्लेम करेंगे. और 1 2 3 4 कितने हुए? ओके, 1 2 3 4 5, तो 5 हो गए. 1/5, 1/5, 1/5, 1/5 एंड 1/5. आई होप कि आप लोग इसका आंसर सही दे पाए, और सबके सब सही है. अगला क्वेश्चन उठा लेते हैं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे तुम लोग जवाब देने के लिए तैयार? ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलो तैयार रहना. ए डाइड living behind a father and a widow. Who will get the property? In the chat box please. Who will get the property? शाबाश, करेक्ट, ठीक है. सबके सब सही हो, थैंक यू. ए डाइड लिविंग बिहाइंड वन सन एंड डॉटर. शेयर डिसाइड करो किसको क्या मिलेगा. थैंक यू. समझते हो चलना क्या क्या करता जा रहा हूं. ए डाइड लिविंग बिहाइंड फादर एंड ब्रदर सिस्टर. हु विल गेट द प्रॉपर्टी? 1/3, 1/2, क्या? 1/3 टू ऑल. गलती. होल्ड. अब होल्ड. ठीक है, अब यहां एक पंगा क्रिएट हुआ है. क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुआ सर? होल्ड. मुझे ये बताओ, ये लोग क्लास 1 के हैं या सारे के सारे क्लास 2 के? मुझे ये बताओ, मुझे ये जानना है कि इनमें से कोई भी क्लास 1 है. और कैन आई से ऑल ऑफ देम बिलोंग टू क्लास 2? ओके, कैन आई से ऑल ऑफ देम बिलोंग टू क्लास 2? देन एवरीबॉडी रिप्लाइड सर ऑल ऑफ देम बिलोंग टू क्लास 2. चलो ठीक है, क्लास 2. शेड्यूल पे जाओ, सक्सेशन एक्ट ओपन करो, शेड्यूल पे जाओ. पीछे शेड्यूल दिखाई दे रहा है. अब मुझे यह दिखाओ कि वहां पे क्या ऐसा लिखा हुआ है, एंट्री नंबर 1, फिर 2, फिर 3 में लोगों का, कुछ लोगों का नाम लिखा है, फिर 4 5 6 7 8, ऐसा लिखा हुआ है क्या कि यहाँ पे एक पर्सन का नाम है, फिर नेक्स्ट एंट्री में कुछ लोगों के नाम है, फिर नेक्स्ट एंट्री में कुछ लोगों के नाम है. ओके, ऐसे. तो शेड्यूल में जो क्लास 2 का शेड्यूल में जो लिस्ट दिया गया है और क्लास 1 का जो लिस्ट दिया गया है, दोनों लिस्ट में डिफरेंस नजर आ रहा है. यहां क्लास 1 में सारे लोगों के नाम लिख दिए गए, ये सन वाइफ, ये वो सारे एक साथ लिखे गए. लेकिन क्लास 2 का लिस्ट उस तरीके से क्यों नहीं लिखा जैसे क्लास 1 का लिस्ट था? क्लास 2 के लिस्ट को आपने वैसे ही क्यों नहीं बनाया जैसे क्लास 1 का लिस्ट लिखा था? सब कॉमा लगा के बना देते कि भाई कि फादर, देन ब्रदर, फिर कॉमा, देन सिस्टर, देन ये. ऐसा क्यों नहीं लिखा? ओके, क्योंकि यहां पे प्रेफरेंस का रूल चलता है. ओके, याद रखिए, अगर सारे के सारे क्लास 2 होंगे, सारे के सारे, एक भी क्लास 1 हुआ तो क्लास 2 को तो आने ही नहीं देगा. गेटिंग द पॉइंट? लेकिन अगर सर सबके सब अगर क्लास 2 है तो क्लास 2 में किसको प्रॉपर्टी दी जाएगी? तो बच्चों याद रखना, क्लास 2 में फिर चेक करोगे कि एंट्री नंबर 1 जो इस एंट्री का है वो नीचे के एंट्री को कुछ नहीं लेने देगा. गेटिंग द पॉइंट? एक एंट्री, टॉप एंट्री का पर्सन नीचे के एंट्रीज को कुछ नहीं लेने देता.
सर एंट्री 2 का अगर कोई है, मान लेते हैं फादर नहीं है, एंट्री 2 का है, तो एंट्री 2 जो है वो आपस में बराबर ले लेंगे और एंट्री 3, 4, 5 को कुछ नहीं लेने देंगे। मेक दिस पॉइंट वेरी मच क्लियर। तो प्लीज याद रखिएगा कि क्लास 2 में प्रेफरेंस के रूल को फॉलो किया जाता है। सो वी अप्लाई द रूल्स ऑफ प्रेफरेंस इन द मैटर ऑफ क्लास 2। तो बच्चों डायग्राम अगर मैं फिर से बनाऊं तो जवाब देने के लिए तैयार रहना। 8 डाइड। अब कौन कौन इस रूल को समझ पाया है देखते हैं, किसको किसको समझ आया कि क्या करने वाले हैं। ओपन करो एक बार डायरेक्ट, ये है डायग्राम। अब प्रॉपर्टी देके दिखाओ। हु विल गेट द प्रॉपर्टी? एंटायर प्रॉपर्टी किसके पास चली जाएगी अगर सक्सेशन का डायग्राम पढ़ना जानते हो? ओके, अभी तक किसी बच्चे ने भी गलती नहीं करी। नो वन हैज कमिटेड एनी मिस्टेक सो फार। Thank you very much, everyone. Everyone is correct to say, sir, the entire property will go to father. ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी सर फादर को चली जाएगी, बाकी किसी को यहां कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सर फादर और ब्रदर सिस्टर सब क्लास 2 है माना। आप लोग क्या कहोगे? एवरीवन इज फ्रॉम द क्लास 2 सर, हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन सर क्लास 2 में एक रूल होता है प्रेफरेंस। तो सर एंट्री जो पहले आती है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है। और सर एंट्री जो है फर्स्ट में फादर है और सेकंड स्टेज में ब्रदर और सिस्टर नजर आ रहे हैं, तो इसलिए सर ब्रदर सिस्टर की एंट्री बाद में है, इसलिए फादर को प्रेफरेंस दिया जाएगा एंड एंटायर प्रॉपर्टी विल बी गिवन टू द फादर एंड सिस्टर। गेटिंग द पॉइंट? लेकिन यहीं पे अगर मैं जो है एक सन की एंट्री करा दूं, एक डॉटर की एंट्री करा दूं, तो क्या ये तीनों के तीनों गायब हो जाएंगे? कैन आई से ऑल 3 विल डिसअपियर? यस और नो? विल ऑल 3 विल डिसअपियर? यस, बिकॉज क्लास 1 केम। क्लास 1 केम। और देखो ये पिताजी को मम्मी से कितना डर लगता है, देखना। मम्मी अभी अभी बहुत शेर बन के बोल रहे हैं ना कि सारी प्रॉपर्टी का मालिक मैं, सारी प्रॉपर्टी का मालिक मैं। जैसे ही यहाँ पे मदर की एंट्री हो जाएगी, मान लो सन और डॉटर भी नहीं, मदर की एंट्री होते ही क्या ये पिताजी निकल लेंगे? अरे भागो भागो मां आ गई। गेटिंग द पॉइंट? सो रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके, तो होल प्रॉपर्टी विल गो टू मदर, दे विल बी गिवन नथिंग। गेटिंग द पॉइंट? सो याद रखने की कोशिश करेंगे कि इस तरीके से आप इस पॉइंट को दिमाग में फिक्स करिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि सक्सेशन कैसे मूव हो रहा है। स्टार्टिंग से हमने बड़े सारे पॉइंट्स देखे, हमने एक एक पॉइंट्स को समझने की कोशिश किया, हमने देखा कि किस तरीके से एक एक पॉइंट मैंने आपके सामने रखा। ओके, दैट वाज द बिगिनिंग, जिस पे हमने शुरुआत करी कि एक ही जब डेथ होगी। अब मैं एक रिवीजन आपको समझाना चाहता हूं कि आप समझने की कोशिश करिए। कल मैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे एंट्री करूंगा, वन ऑफ द वेरी कॉम्प्लिकेटेड एरिया, बहुत इजीली समझ सकते हैं। ओके, ध्यान से समझिए। सबसे पहले एक पर्सन की डेथ होती है तो हम देखते हैं, पूछेंगे कि तुम पर्सन कौन से हो, तुम लीगल पर्सन हो कि नेचुरल पर्सन। उससे हम ये सवाल करेंगे। अगर जवाब आता है कि लीगल पर्सन है तो हिंदू सक्सेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा, टेस्ट मैंने बता दिया है कि लीगल पर्सन। लेकिन अगर जवाब आता है कि नेचुरल पर्सन है तो हिंदू सक्सेशन एक्ट अप्लाई हो सकता है। अब अगला सवाल जो है कि हमने देखा कि नेचुरल है कि लीगल है, तो हिंदू सक्सेशन अप्लाई हो सकता है। फिर हम देखेंगे कि मरते वक्त वो कौन से रिलीजन का था। गेटिंग द पॉइंट? सो रिमेंबर दिस पॉइंट कि सर अब किसी बच्चे ने कहा कि सर क्लास 2 में फादर को क्यों रखा गया? ओके, तो भाई क्लास 2 में फादर को क्यों रखा गया? तो मैं आपका जवाब पूछना चाहता हूं, साक्षी मुझे यह बताइए कि आर्टिकल 15 क्लॉज 3 क्यों बनाया गया? आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में वुमेन को आप राइट टू इक्वालिटी बोलते हैं, तो सबको इक्वल ट्रीट करिए ना। ओके, अगर आप ये जवाब ढूंढ लिए तो ये जवाब भी दे दोगे कि फादर को क्यों रखा गया। गेटिंग द पॉइंट? सो रिमेंबर दिस लाइन, आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में क्या वुमेन और चिल्ड्रन को प्रेफरेंस दिया गया है कि लॉ मेकर्स अगर चाहें तो वुमेन के लिए स्पेशल कैटेगरी बना सकते हैं। ओके, तो आपका सवाल यह है कि क्या यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है फादर को सेकंड कैटेगरी में रखना? नो, यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है बिकॉज ऑफ आर्टिकल 15 क्लॉज 3। यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। सवाल आपका यह है कि सर आर्टिकल 15 क्लॉज 3 के कारण ऐसा लेजिस्लेचर चाहे तो वो कर सकती। गेटिंग द पॉइंट? सो रिमेंबर दिस लाइन कि ऐसा लेजिस्लेचर चाहे तो वो ऐसा वो बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, तो फादर को सेकंड कैटेगरी पे रखने पे बवाल नहीं मचेगा बिकॉज आर्टिकल 15 क्लॉज 3 है वहां कॉन्स्टिट्यूशन का, वुमेन के फेवर में लॉ आ सकता है। लेकिन मदर को सेकंड कैटेगरी पे रखने पे अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का क्वेश्चन उठ जाएगा। मदर को सेकंड कैटेगरी पे रखने पे क्या बच्चों अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का क्वेश्चन नहीं उठ सकता है? उठने का चांस होगा। ओके, रिमेंबर दिस पॉइंट। सो रिमेंबर दिस लाइन, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए। अब चाहे आप उदास होइए, इमोशनली आप अपने पिताजी से जुड़े हुए हैं, मैं जुड़ा हुआ था, ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉ इज लॉ। ओके, आपके और मेरे इमोशन से लॉ नहीं चलता। टेक केयर ऑफ दिस पॉइंट, ध्यान रखिएगा।
एक एक सवाल को समझने की कोशिश करेगा। तो इफ यू आस्क मी द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द शेड्यूल 2, ओके, क्लास 2 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट, I will justify it on the ground of Article 15 Clause 3. Okay, I hope कि आपको ये बात समझ में आ गई। Okay, साक्षी, is this point clear? So, सवाल यहाँ पे ये उठ सकता है और आप इसको इस तरीके से क्लियर कर सकते हैं। आइए देखने की कोशिश करते हैं कि सर हमने बताया कि ये पता करना जरूरी है कि हिंदू है कि नहीं। ओके, अगर वो हिंदू था तो हिंदू सक्सेशन एक्ट अप्लाई किया जाएगा। फिर हमें यह देखना की जरूरी है कि भाई कौन से ईयर में उसकी डेथ हुई है, 1956 से पहले, 1956 से 2005 तक, 2005 के बाद, क्योंकि रूल्स अलग अलग हैं। फिर हमने जो है आगे देखा कि मेल था कि फीमेल था, क्योंकि मेल के सक्सेशन के रूल अलग हैं और फीमेल के सक्सेशन के रूल अलग हैं। गेटिंग द पॉइंट। उसके बाद हमने देखा कि सेपरेट प्रॉपर्टी या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, क्योंकि इसके रूल्स अलग हैं, तो प्रॉपर्टी का नेचर चेक करना जरूरी है कि सेपरेट है कि एंसेस्ट्रल है। ओके, उसके बाद हमने ये देखा कि कोई डेट्स, कोई एक्सपेंसेस, किसी भी तरीके का विल कुछ तो बना के वो नहीं गया है। अगर वो बना के गया है तो भाई प्रॉपर्टी जो है उसके अकॉर्डिंगली जो है भेज दी जाएगी। फिर डायग्राम बनाना हमने सीखा, एसेंडेंट डिसेंडेंट्स, कोलेटरल की थ्योरी मैंने आपको दिखाई, और किस तरीके से डायग्राम में नेमिंग करोगे ये मैंने समझाया। एक से ज्यादा वाइफ होगी तो कैसे लिखोगे, एंसेस्ट्रल की कैटेगरी में कैसे लिखते हैं, एसेंडेंट्स की कैटेगरी में, और ये सारे टेस्ट अप्लाई करने के बाद फिर हमने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया। ओके, और मैं यहां पे उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन पॉइंट्स को समझ पाने में केपेबल हुए होंगे। किसको किसको आज सक्सेशन समझ में आ गया है कि हो जाएगा सर, निकाल लेंगे सक्सेशन, और जिनको लग रहा है कि नहीं नहीं एकदम नहीं होने वाला है, पता नहीं क्या है ये सक्सेशन, हमारे दिमाग से उड़ गया, तो ये तो पूरा ओके, अच्छा मजा आ गया, ठीक है। सो रिमेंबर दिस पॉइंट, हो जाएगा पक्का। कोई ऐसा बच्चा जिसको अभी भी टफ लग रहा है कि अरे सर ये तो समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ा दिया आज आपने, गेटिंग द पॉइंट। एकदम बेसिक से चलना है, एकदम बेसिक कनेक्शन में करता हुआ चलूंगा, आप लोग बस फोकस बना के रखिएगा। ओके, एक एक क्वेश्चन में सॉल्व करा के आपको यहीं पे जो है मैं आपको इस पे कमांड करवाने की कोशिश करूंगा, घर पे नहीं, मैं घर पे भरोसा नहीं करता, यहीं पे कमांड हमें करना है। सो इसी क्लास में बैठ के आप लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, जो भी आज तक जुडिशरी में आए हैं, जो आ सकते हैं, जितने भी यूनिवर्सिटी में पूछे गए सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूंगा। पहले एक बार कॉन्सेप्ट और रूल्स को सीख जाइए, फिर आप लोग खुद रियलाइज करेंगे इट इज वेरी इजी टू गेट कमांड ओवर इट। ओके, अरे नहीं, तुम लोगों का दिमाग सही है, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से ये हमने मूव किया है। ओके, चलिए, सक्सेशन बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, आराम आराम से पढ़ेंगे तभी जो है, क्योंकि अदरवाइज बहुत थक गए तो फिर वो दिमाग काम करना बंद कर देगा और फिर मेरा बोलना बेकार चला जाएगा। इसलिए मैं 2 घंटे से एक्सीड नहीं करूंगा सक्सेशन की क्लास, जो भी मैं रखूंगा 2 घंटे के ही लेक्चर्स को लेकर चलेंगे, ठीक है।